सेटलमेंट के ऑपरेशन के लिए ये भूदान एक्ट और दाखिल खारिज का एक्ट दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हम भूदान एक्ट की चर्चा करेंगे और कल फिर 12 बजे से दाखिल खारिज एक्ट की चर्चा करेंगे, फिर अन्य विषयों की चर्चा आगे होगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपसे मेरा एक ही गुजारिश है कि आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो उसको आप लिखते जाइएगा, और 1 घंटा हम बोलेंगे, फिर आधा घंटा में केवल जितने भी प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान हो। तो हम भूदान एक्ट की चर्चा करते हैं। बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1954 में बना था। 1 सितंबर 1954 से यह प्रभावी है। 1955 में इसकी एक नियमावली बनी थी और 1956 में रेवेन्यू ऑफिसर को परिभाषित किया गया था। इन सभी की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इस एक्ट के बैकग्राउंड में हम जानना चाहेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस कि यह एक्ट कैसे आया, क्यों आया और किस कारण से आया। तो उसको ऐसे समझना होगा कि सर्वोदय आंदोलन 19 नाम सुने होइएगा, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे इसके दोनों अग्रणी थे आगे। तो आचार्य विनोबा भावे की अध्यक्षता में एक भूदान का आंदोलन शुरू हुआ 1948 में, और 1951 से वह एक प्रैक्टिकल रूप इन द सेंस कि 1951 से आचार्य विनोबा भावे देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण करके लोगों से जमीन दान के रूप में प्राप्त किया उन्होंने। और उनका सबसे पहला पड़ाव था, आज के डेट में तेलंगाना राज्य में एक पोचमपल्ली नाम की जगह है, वहां एक रामचंद्र रेड्डी नाम के बहुत बड़े किसान हुआ करते थे। उनके पास पहली दफा आज के आंध्र प्रदेश, सॉरी अनडिवाइडेड मतलब क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में कहेंगे, और आज तेलंगाना राज्य में वह जगह है पोचमपल्ली, जहां एक रामचंद्र रेड्डी नाम के एक बड़े किसान थे। उनके यहाँ गए थे आचार्य विनोबा भावे पहला उनको 100 एकड़ जमीन दान में मिला था 1951 में। फिर उससे प्रभावित होकर वे डिफरेंट राज्यों का भ्रमण करते करते बिहार भी आए, और बिहार में उनको 6.5 लाख, उन्होंने 48 लाख एकड़ जमीन उनको दान में मिला पूरे देश में। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट था, जिसमें 6,48,591 एकड़ जमीन बिहार राज्य में उनको प्राप्त हुआ। और उसी मतलब 6,45,551 एकड़ जमीन जो यहाँ मिला बिहार में, जब वे बिहार से जाने लगे 1951 से लेके, तो उस समय में उन्होंने बिहार सरकार को एक रिक्वेस्ट किया कि आप इसको मैनेज करने के लिए एक एक्ट लाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है, इसको हमारे चले जाने के बाद फिर इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा, कौन ले लेगा, इसकी कोई मतलब एक प्रॉपर ढंग से इसको मैनेज किया जाए, उसके लिए एक एक्ट लाया जाए। और उसी के तहत यह 1954 के 1 सितंबर से बिहार भूदान यज्ञ एक्ट आया प्रभाव में, और इसकी एक नियमावली 1955 में बनी थी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक्ट की चर्चा करते हैं। एक्ट में टोटल 25 सेक्शन है, ऑल टुगेदर केवल 25 सेक्शन। बहुत पतला एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है, क्योंकि एक ही विषय को डील करता है, इसीलिए छोटा एक्ट है। तो 25 इसमें सेक्शंस हैं, अन्य एक्ट की तरह। सेक्शन 1 में क्या होता है? किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में क्या होता है? कोई बता सकते हैं? ठीक है, अच्छा है, 50% सही है। किसी भी एक्ट में सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें होता है कि इसका क्या नाम है, तो बिहार भूदान यज्ञ एक्ट 1954। फिर इसकी जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है वह यह है कि यह प्रभावी किस क्षेत्र में होगा। एक सेंट्रल एक्ट होता है और एक स्टेट एक्ट होता है। तो बिहार का एक्ट है, तो बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें यह प्रभावी होगा। तो भूदान यज्ञ एक्ट में भी ये दो बातें हैं कि पहला सेक्शन 1 में यह पहली बात, हाँ सर, विनोबा भावे को जमीन कितना मिला था बिहार में सर दान में? 6,48,591 एकड़। 6,48,591 एकड़। क्लियर है? और 48 लाख एकड़ मिला था पूरे देश में। बिहार का कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियल था पूरे देश के, मतलब के भौगोलिक क्षेत्रफल को लीजिएगा और बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल को लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बिहार कंट्रीब्यूटेड इट्स लॉट। बिहार का कंट्रीब्यूशन संतोषजनक था। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक्ट का पहला सेक्शन यह है कि बिहार भूदान यज्ञ एक्ट है 1954 का। फिर उसमें यह सेकंड पार्ट में यह लिखा हुआ है कि यह बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में एप्लीकेबल होगा। हर एक्ट में यही दो बात होती है सेक्शन 1 में। क्लियर है? और उसके पहले एक्ट का एक प्रियम्बुल होता है
जो एक्ट संविधान का भी एक प्रियम्बुल है, तो लाइकवाइज हर एक एक्ट का भी एक प्रियम्बुल होता है, तो वह एक्ट जहां शुरू होता है उसके पहले ही प्रियम्बुल आ जाता है, उसके बाद से एक्ट की बात आती है। तो सेक्शन 1 हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए हैं। सेक्शन 2 में परिभाषा होती है किसी भी एक्ट में, जो उससे रिलेटेड जितनी बातें होती है, जैसे भूदान यज्ञ की क्या परिभाषा, रेवेन्यू ऑफिसर की क्या परिभाषा, इसमें जो लोग होते हैं मतलब क्या कहते हैं भूदान यज्ञ के कार्यकर्ता की क्या परिभाषा, कार्यालय मंत्री की क्या परिभाषा, भूदान यज्ञ कमिटी जो है उसको परिभाषित किया गया है, चेयरमैन को परिभाषित किया गया है, मेंबर्स को परिभाषित किया गया है। तो भूदान यज्ञ एक्ट से संबंधित जितनी बातें हैं उसको उसमें परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 में। अन्य एक्ट में भी सेक्शन 2 डील करता है परिभाषा को। और भूदान यज्ञ एक्ट या दाखिल खारिज एक्ट को यहाँ आपको यह भी हम समझा देना चाहेंगे कि यह स्टेट का एक्ट क्यों है। स्टेट का एक्ट इसलिए कि आप संविधान आप सुने होइएगा कि अष्टम सूची जो है संविधान का, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि कौन सा विषय राज्य की सूची में होगा, कौन सा विषय केंद्र की सूची में होगा और कौन सा विषय कंकरेंट लिस्ट में होगा। जिस पर में कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस मामले में दोनों सरकार नियम बनाएगी, किस मामले में केवल राज्य सरकार नियम बनाएगी, किस मामले में केवल केंद्र सरकार नियम बनाएगी। तो लैंड रेवेन्यू जो है वह राज्य सभी राज्य में राज्य सरकार के डोमेन में है। इसीलिए भूदान यज्ञ एक्ट जो है या दाखिल खारिज एक्ट है या जितना भी रेवेन्यू का जो भी एक्ट है सब में देखिएगा बिहार लिखा हुआ है। बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट, बिहार का सीलिंग एक्ट, बिहार का भूदान एक्ट, जो भी एक्ट है, बिहार का टेनेंसी एक्ट, बिहार का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, बिहार का सर्वे एक्ट, आपका जो एक्ट है सर्वे सेटलमेंट का वह भी बिहार का है, बिहार का दाखिल खारिज एक्ट, बिहार की चकबंदी एक्ट, जो भी एक्ट है वे सभी इसलिए हैं कि राज्य जो है राज्य मतलब लैंड का जो प्रबंधन है वह राज्य की सूची में है। तो सेक्शन 2 हमको लग रहा है कि आपको क्लियर है। सेक्शन 3 से हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इनफैक्ट मतलब क्या कहते हैं भूदान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वे सेक्शन 3 से मतलब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 यह कहता है कि एक भूदान यज्ञ की कमेटी होगी राज्य स्तर पर में, उसके मतलब क्या कहते हैं वह सेक्शन 3 के तहत भूदान यज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा। यह गठन की बात है सेक्शन 3 में। और सेक्शन 4 यह कहता है कि भूदान यज्ञ कमेटी में एक चेयरमैन होंगे, इसमें कम से कम 4 सदस्य होंगे, अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार का मीनिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 9, मिनिमम 4, अध्यक्ष 1 होते हैं। तो यह सेक्शन 4 की बात है। अब सेक्शन 5 में यह कहता है कि अगर मतलब क्या कहते हैं अध्यक्ष या सदस्य कोई अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, कोई त्याग पत्र दे देगा, किसी को राज्य सरकार हटा देगी किसी कारण से, तो वैसे इस कैजुअल वैकेंसी को कैसे भरा जाएगा? तो फिर वही राज्य सरकार के द्वारा कैजुअल वैकेंसी को भरा जाएगा। अगर एक वैकेंसी है तो उसको किसी नाम का प्रपोजल होगा, माननीय मुख्यमंत्री उसको अनुमोदित करेंगे तो फिर राज्य सरकार के द्वारा भरा जाएगा। फिर इसी तरह से मतलब सेक्शन 8 तक है भूदान यज्ञ कमेटी से रिलेटेड। अगर भूदान यज्ञ कमेटी मीटिंग करेगी तो उसको प्रेजाइड कौन करेगा? फिर उसमें यह लिखा हुआ है कि भैया कम से कम जैसे 9 सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं तो मीटिंग तभी वैलिड होगा जब उसमें कम से कम अध्यक्ष और 4 सदस्य के द्वारा भाग लिया जाएगा। किसी कारण से किसी बैठक में अगर अध्यक्ष नहीं भाग लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको प्रेजाइड ओवर कौन करेगा? तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है वे प्रेजाइड करेंगे। तो ये सभी बातें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक में है। और सेक्शन 9 से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको हम ज्यादा मतलब विस्तार से बतलाएंगे। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक भूदान यज्ञ कमेटी को डील करता है। इसके गठन विघटन, इसकी कार्यवाही, इसकी बैठक, इनके निर्णय, इन सभी बातों को डील करता है। अब सेक्शन 9 यह कहता है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो किसी भी समय भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर सकती है। और इसमें यह जो शक्ति प्रदत्त की गई है बिहार सरकार को, इसी के तहत सेक्शन 9 में जो पावर दिया गया उसी के तहत भूदान यज्ञ कमेटी को आपकी जानकारी के लिए आज के डेट में भंग कर दिया गया है। और भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करके एक भूदान का जांच आयोग बनाया गया है। वह यह इसलिए बना कि भूदान से रिलेटेड जो जमीन का डिस्प्यूट था, बहुत सारे मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट में देखा गया कि बहुत सारे केसेस हैं। तो हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ने यह आदेश पारित किया कि भूदान यज्ञ कमेटी को तत्काल भंग करके और एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी नियुक्त की जाए। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी में एक अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे और वे भूदान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं सबकी जांच करके प्रतिवेदन देंगे
और जब तक भूदान यज्ञ कमेटी और जब तक कमीशन कार्यरत है तब तक कमेटी भंग रहेगी। और कमीशन का यह दायित्व होगा कि वह सुझाव देगी कि क्या भूदान यज्ञ कमेटी को बनाए रखा जाए या इसको सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो वह भूदान यज्ञ की जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है वह अपना काम कर रही है, और रिपोर्ट जब सबमिट होगा तो कमेटी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यह सेक्शन 9 कहता है। अब सेक्शन 10 ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा इन द सेंस की कुछ सेक्शंस इसके जो बड़े महत्वपूर्ण है, जिसको आपको समझना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सर्वे एंड सेटलमेंट वर्क। अब सेक्शन 10 यह कहता है कि किस प्रकार की जमीन को कोई आदमी दान में दे सकता है और किस प्रकार की जमीन को कोई दान में नहीं दे सकता है। अब यह है उसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आदमी अपनी जमीन को दान में देगा, किसी दूसरे की जमीन को दान में नहीं देगा, ये तो नेचुरल है। नंबर 2 कहता है कि श्मशान, अगर किसी की अपनी ही जमीन में श्मशान और कब्रिस्तान है तो वैसी जमीन को कोई दान में नहीं दे सकता है। नंबर 3 कोई भी गैर मजरूआ आम जमीन को दान में नहीं दे सकता है। नंबर 4 अगर रैयती जमीन भी है, अगर गैर मजरूआ मतलब क्या कहते हैं, कोई रास्ता के रूप में उपयोग है, कोई तालाब के रूप में उपयोग है, कोई नदी नाला के रूप में उपयोग किया जा रहा है जमीन का, तो वैसे वह तो सार्वजनिक उपयोग की जमीन हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जमीन को भी कोई दान में नहीं दे सकता है। इसके अलावा फॉरेस्ट की जमीन को कोई दान में नहीं दे सकता है। माइंस एंड मिनरल्स धारित करने वाली जमीन को कोई दान में नहीं दे सकता है। राज्य सरकार किसी जमीन को दान में देने से प्रतिबंधित कर सकती है। नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत जो है जमीन, उसको कोई दान में नहीं दे सकता है। तो ये सभी बातें दान में किस प्रकार की और दान में देगा किस प्रकार की जमीन, तो जिसकी जमीन है, जो दान में जमीन दे रहा है, वह अपनी ही जमीन दान में दे सकता है, किसी और की जमीन को दान में नहीं दे सकता है। तो ये सभी बातें सेक्शन 10 में लिखी हुई है। क्लियर है? अब हम सेक्शन 11 की चर्चा करना चाहेंगे। सेक्शन 11 कहता है कि दान में जो जमीन मिली है उसको बांटने से पहले, अब दान में तो भूदान यज्ञ कमेटी को दान में जमीन दी गई, अब वह जमीन जिसने दान में जमीन दिया वह उसी की जमीन थी कि नहीं थी, इसको तो कोई फोरम होगा जिसको एग्जामिन करेगा। तो इसीलिए इसमें यह प्रावधान कर दिया कि भूमि सुधार रेवेन्यू ऑफिसर, जब एक्ट को आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 11 में यह लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा दान पत्र को संपुष्ट किया जाएगा। संपुष्टि की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी, भूमि सुधार मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। और 1954 में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि एक्ट आया, 1955 में रूल्स आया, और 1956 में बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन से इस नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने यह लिखा कि हम भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR, आप नाम सुने हैं कि नहीं, अनुमंडल में होते हैं, अनुमंडल में हर एक अनुमंडल में एक भूमि सुधार उप समाहर्ता होते हैं। तो एक्ट में चूंकि रेवेन्यू अफसर लिखा हुआ था तो रेवेन्यू अफसर CO भी होते हैं, रेवेन्यू अफसर DCLR भी होते हैं, रेवेन्यू अफसर एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सभी रेवेन्यू अफसर हैं। तो कौन इसको संपुष्ट करेगा, कंफ्यूजन हो गया। इसी के कारण 1956 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना निर्गत किया, और अधिसूचना निर्गत करके राजस्व भूदान यज्ञ एक्ट के तहत राजस्व अधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता को घोषित कर दिया इस एक्ट के तहत। और इट इज बट नेचुरल कि जब भूमि सुधार उप समाहर्ता को राजस्व अधिकारी घोषित कर दिया गया तो भूमि सुधार उप समाहर्ता इसको दान पत्रों को संपुष्ट करने के सक्षम प्राधिकार हो गए। समझ में आ रही है बात? हम मान के चल रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। तो भूमि सुधार, अब जब कोई दान पत्र मिलता है भूदान यज्ञ कमेटी को, या दान पत्र कभी मिला भूदान यज्ञ कमेटी को, तो ऐसे स्थिति में भूदान यज्ञ कमेटी का यह दायित्व था या दायित्व है कि वह ऐसे दान पत्रों को भूमि सुधार उप समाहर्ता को संपुष्टि के लिए भेजेंगे, अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय को संपुष्टि के लिए उसको भेजेंगे। अब जब दान पत्र संपुष्टि के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को प्राप्त होगा तो उनको क्या करना है उसको आप समझिए। पहला, हर एक दान पत्र के लिए अलग अलग अभिलेख संधारित होगा। यह क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसलिए इसमें अभिलेख खुलेगा, नोटिस निर्गत होगा, ऑब्जेक्शंस आएगा, उसकी सुनवाई होगी, फिर कंफर्मेशन की प्रक्रिया होगी। तो कंफर्मेशन की प्रक्रिया अपनाने के लिए जितने भी दान पत्र हैं अलग अलग, हमने एक दान दिया, आपने एक जमीन दान में दिया, किसी और ने एक दान में दिया, तो सभी के लिए अलग अलग दान पत्र के माध्यम से जमीन दान में मिला है, तो हर दान पत्र के लिए एक एक अभिलेख खोला जाएगा और उसमें 30 दिन का नोटिस होगा। या उसको यह समझा जाए कि अन्य एक्ट के अंतर्गत 14 दिन 15 दिन के लिए नोटिस होता है, आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन।
लेकिन भूदान यज्ञ एक्ट में लिखा हुआ है कि 30 दिन के लिए नोटिस का प्रकाशन होगा, आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन होगा। जिसने जमीन में दान दिया उसको, या वह मर गया तो उसके वारिसों को। उसके अलावा एक आम सूचना निर्गत होगा उस गांव के आम लोगों को कि भैया अमुक आदमी ने, ए ने जो जमीन दान में दिया, उस दान को हम संपुष्ट करने जा रहे हैं, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बतलावें। तो इस ढंग से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो डीसीएलआर उसको संपुष्ट कर देंगे। उसको, उनको केवल यह एग्जामिन करना है कि जिस आदमी ने जमीन दान में दिया है, उस डेट को, जिस डेट को उसने दान में दिया, उस डेट को उस जमीन पर में उसका राइट टाइटिल ऑफ इंटरेस्ट, यही 3 शब्द का एक्ट में प्रयोग किया हुआ है कि राइट टाइटिल और इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट अगर उसका प्रमाणित होता है तो उसको भूमि सुधार उपसमाहर्ता संपुष्ट करेंगे। अगर राइट टाइटिल ऑफ एंड इंटरेस्ट किसी भूदान, जो जमीन दान में दिया गया है, दाता का प्रमाणित नहीं होता है तो उसको वे संपुष्ट नहीं करेंगे। मोर ओवर, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, मान लिया जाए हमने कोई जमीन दान में दिया और वह मेरी पैतृक संपत्ति थी, मेरे फादर के नाम से वह जमीन थी, तो हो सकता है मेरा भाई उसमें ऑब्जेक्शन करे कि नहीं नहीं, ये जो इन्होंने जो दान में दिया है, यह इस जमीन पर मेरा भी अधिकार है, पार्ट ऑफ द लैंड पर। तो डीसीएलआर उसकी सुनवाई करेंगे और वे पाएंगे कि जितनी जमीन दाता की है उतनी जमीन को वे संपुष्ट करेंगे, पार्ट ऑफ द दान पत्र। अगर 1 एकड़ जमीन का दान पत्र है, संभव है कि दाता का 50 डिसमिल जमीन पर ही दान, मतलब क्या कहते हैं, अधिकार प्रमाणित होता है, राइट टाइटिल ऑफ इंटरेस्ट, तो 50 डिसमिल जमीन को ही दान कर संपुष्ट करेंगे और 50 डिसमिल को असंपुष्ट कर देंगे। तो अब यहाँ यह है कि अगर टोटल जमीन पर में दाता का अधिकार प्रमाणित होता है तो टोटल जमीन दान संपुष्ट होगा। अगर पार्ट ऑफ द लैंड पर में होता है प्रमाणित तो पार्ट ऑफ द लैंड होगा संपुष्ट। अगर दाता का अधिकार एक, मतलब क्या कहते हैं, 1 डिसमिल जमीन पर भी नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में टोटल दान पत्र असंपुष्ट हो जाएगा। तो यह सेक्शन 11 कहता है कि दान पत्र से जो भी जमीन प्राप्त होगा उस दान पत्र, वैसे दान पत्रों को संपुष्टि के लिए डीसीएलआर के कार्यालय को भेजना होगा। न्यायालय को भेजने का दायित्व भूदान यज्ञ कमेटी का है, ठीक है। और जब भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा उस दान पत्र को संपुष्ट कर दिया जाएगा तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता उस वैसे दान पत्रों को संपुष्टि का आदेश के साथ, कार्यालय मंत्री होते हैं हर एक जिला में, भूदान के कार्यालय मंत्री होते हैं, तो उनके कार्यालय को वह उपलब्ध करा देंगे वितरण के लिए, जमीन के वितरण के लिए। तो यह सेक्शन 11 है। अब सेक्शन 12 कहता है, सेक्शन 12 में बड़ा इंपॉर्टेंट यह भी सेक्शन है, इसलिए कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों ने 1950 ईस्वी में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। सुने होइएगा, जमींदारी प्रथा पहले हुआ करता था। पहले दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज, रामगढ़ महाराज, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जो जमींदार होते थे, वही जमीन का मैनेजमेंट करते थे, अपनी जमीन और लोगों की जमीन का भी, लगान की वसूली वही करते थे। तो 1900 देश जब स्वतंत्र हुआ तो 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और उसके तहत जमींदारी प्रथा का एबोलिशन हो गया। जमींदारी प्रथा का जब एबोलिशन हो गया तो उसके बाद गैर मजरूआ जमीन पर में भूतपूर्व मध्यवर्तियों का अधिकार समाप्त हो गया, वह सरकार में वेस्ट हो गया। लेकिन भूतपूर्व मध्यवर्तियों के द्वारा 1950 के बाद भी 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1924 एक्ट के प्रभाव में आने के पहले गैर मजरूआ मालिक जमीन दान में दिया गया। तो अब यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया कि जब जमींदारी खत्म हो गया, बिहार सरकार जब जमींदार होगी, तो उसके बाद अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने गैर मजरूआ मालिक जमीन जो सरकार में वेस्ट कर गया, वैसी जमीन को अगर दान में दिया तो उसकी मान्यता दी जाए अथवा नहीं। तो एक्ट यह कहता है, सेक्शन 12 यह कहता है कि जब यह एक्ट प्रभाव में आया, प्रभाव में आने का मतलब है कि 1 सितंबर 1954 से पहले गैर मजरूआ मालिक जमीन अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने दान में दे दिया तो उसको मान लिया जाए और उसके संपुष्टि और वितरण की कार्रवाई की जाए। तो यह सेक्शन 12 है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको समझना होगा। और जब आप सर्वे सेटलमेंट का काम करेंगे तो उस समय में इस सेक्शन को आपको ध्यान में रखना होगा। उसी के लाइट में आप अपने, मतलब क्या कहते हैं, खानापुरी के स्टेज में खाता खोलने की कार्रवाई करेंगे। और डीसीएलआर को भी यह दिया गया कि नहीं, यह जो एक्ट प्रभाव में आया उसके पहले अगर गैर मजरूआ जमीन को किसी गैर मजरूआ मालिक जमीन को किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने दान में दे दिया भूदान या कमेटी को, तो उसको आप संपुष्टि की कार्रवाई करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि एक्स लैंडलॉर्ड के द्वारा अगर गैर मजरूआ आम जमीन, केसरे हिंद जमीन और खास महाल की जमीन, ये 3 अलग कैटेगरी हैं, ये सभी भी सरकारी जमीन है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, केसरे हिंद और खास महाल,
ये 4 प्रकार की जमीन और विभिन्न विभागों की जमीन, ये 5 प्रकार की जमीन सरकारी होते हैं। तो सरकारी जमीन में केवल गैर मजरूआ मालिक जमीन को अगर दान में दिया है तभी उसकी मान्यता होगी। अगर किसी डिपार्टमेंट की जमीन को दे दिया, गैर मजरूआ आम जमीन दे दिया, केसरे हिंद दे दिया, खास महाल की जमीन दे दिया, तो उसकी मान्यता नहीं होगी, वह दान पत्र नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा डीसीएलआर के द्वारा, और वैसे इस प्रकार की जमीन दान में नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 13 की हम चर्चा करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसलिए कि सेक्शन 13 कहता है कि जब दान पत्र के माध्यम से कोई जमीन सरकार कोई जमीन भूदान यज्ञ कमेटी को मिली और जब उसमें संपुष्टि की कार्रवाई हो गई, जिस जमीन को संपुष्ट कर दिया डीसीएलआर ने, जिस दान पत्र को पार्टली और होली डीसीएलआर ने संपुष्ट कर दिया, तो जितनी जमीन को डीसीएलआर ने संपुष्ट कर दिया उस पर में अधिकार हो गया, राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट दाता का खत्म हो गया और उस पर में अधिकार भूदान यज्ञ कमेटी का हो गया। अब वह जमीन भूदान यज्ञ कमेटी की हो गई। क्लियर है? तो यह सेक्शन 13 कहता है। सेक्शन 14 में यह जमीन अब जो इस प्रकार से जो जमीन भूदान यज्ञ कमेटी को प्राप्त हुआ, वैसी जमीन का वितरण कैसे होगा, तो उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित किया गया सेक्शन 14 में, और एक विनियम बना हुआ है 1960 में। इसका हम आगे बतलाएंगे आपको कि भूदान यज्ञ एक्ट का सेक्शन 24 है, वह यह कहता है कि भूदान यज्ञ कमेटी अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए रेगुलेशन बनाएगी। तो 1960 में भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा एक रेगुलेशन बनाया गया और उसमें उस रेगुलेशन में स्टाफ की नियुक्ति, स्टाफ को वेतन का भुगतान, स्टाफ का प्रमोशन, उसके अलावा जमीन का वितरण, इस सभी बातों का, इन सभी अन्य बातों के अलावा इन सभी तथ्यों का भी उल्लेख रेगुलेशन में किया गया है। वह एक्ट के तहत वो बना हुआ है। तो इस रेगुलेशन में यह व्यवस्था की गई है कि जब किसी गांव की जिस गांव की जमीन है उसका जब वितरण होगा तो उस गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए कार्यालय मंत्री, भूदान यज्ञ कमेटी के जिला स्तर पर एक कार्यालय मंत्री होंगे, वे उसकी तिथि निर्धारित करेंगे। अंचल अधिकारी को भी नोटिस देंगे कि अमुक तारीख को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अमुक गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है इतने तारीख को इतने बजे, तो आप भी उसमें भाग लें। अंचल अधिकारी को भी उस ग्राम सभा में भाग लेना है और मतलब क्या कहते हैं, कार्यालय मंत्री को भाग लेना है और गांव के लोग उसमें भाग लेंगे और गांव के ही जो सबसे बुजुर्ग होंगे या जो वह ग्राम सभा के द्वारा जो निर्णय होगा उसमें से एक आदमी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्राम सभा, अंचल अधिकारी, कार्यालय मंत्री, गांव के उपस्थित लोग, ये सभी निर्णय लेते हैं ग्राम सभा में कि जो जमीन उस गांव की भूदान में मिली हुई है, जो संपुष्ट हो गया है, वैसी जमीन का वितरण किस किस आदमी को कितनी जमीन दी जाए। अब हो सकता है कि किसी गांव में 5 एकड़ जमीन मिली है, उस गांव में 50 आदमी गरीब हैं, तो उस ग्राम सभा को यह निर्णय करना है कि कितनी जमीन किसको 20 डिसमिल, किसको 1 एकड़, किसको 50 डिसमिल यह जमीन दी जाए। और यहाँ एक चीज आपको हम और बतलाना पड़ेंगे सेक्शन 14 को समझने के लिए। आप यह समझ लीजिए कि भूदान यज्ञ एक्ट में 5 एकड़ तक जमीन धारित करने वाले को भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है, जबकि राजस्व के अन्य जितने एक्ट हैं उसमें 1 एकड़ जमीन तक धारित करने वाले को भूमिहीन परिभाषित किया गया है। तो इसकी कठिनाई को, यह एक जो कॉन्ट्राडिक्शन था इस एक्ट में और अन्य एक्ट में, तो इसको दूर करने के लिए 2016 में भूदान यज्ञ एक्ट को, मतलब इसके परिभाषा सेक्शन को संशोधित करके उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि 1 एकड़ जमीन धारित करने वाले भूमिहीन की श्रेणी में आवेंगे भूदान यज्ञ एक्ट के तहत भी। तो अब ग्राम सभा को यह देखना है कि वह ऐसे ही परिवार को जमीन देने की अनुशंसा करेंगे जो भूमिहीन की श्रेणी में है। जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं है, उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 1.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो वह भूदान की जमीन उसको नहीं मिलेगा। मोर ओवर गांव में जो सबसे गरीब है उसको पहले जमीन देना है, यही प्रावधान है। तो यह सेक्शन 14 के तहत है। अब सेक्शन 14 है और एक सेक्शन 15 है, तो सेक्शन 14 और 15 को एक साथ समझना है, इसलिए कि भूदान यज्ञ एक्ट के तहत, जो भूदान यज्ञ एक्ट जब 1954 में प्रभाव में आया, उसके पहले भी बहुत सारी जमीन भूदान यज्ञ को दान में मिली थी। विनोबा भावे को मिली थी 1952 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, 1 सितंबर 1954 के पहले भी। तो यह कहता है कि जो भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के बाद जितनी जमीन दान में मिली उसका वितरण सेक्शन 14 के तहत होगा, और भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के पहले जो जमीन भूदान यज्ञ एक्ट समिति को मिली वह सेक्शन 15 के तहत उसका वितरण होगा। तो वितरण की प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन
दोनों को अलग अलग कर दिया गया है कि कहीं कोई कानूनी दांवपेच नहीं हो, कहीं कोई कानूनी प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसी के कारण सेक्शन 14 और सेक्शन 15 को अलग अलग कर दिया। सेक्शन 14 डील करता है भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के बाद जो जमीन दान में मिली उसको, और सेक्शन 15 डील करता है वैसे जमीन को जो भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के पहले दान में मिली थी। तो हम समझ रहे हैं कि सेक्शन 15 तक आपको क्लियर होगा। अब सेक्शन 16 यह कहता है कि भूदान यज्ञ कमेटी को जो दान में जमीन मिली वह जब संपुष्ट हो गया तो उसमें उसका जो वितरण ग्राम सभा के माध्यम से करना है वह जब तक नहीं होता है तब तक टेम्पररी लीज किसी भी आदमी को भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा, उसको अगर 5 एकड़ जमीन मिली हुई है तो वह अस्थायी रूप से किसी को लीज पर में वह जमीन दे सकता है खेती करने के लिए, उसके बदले उसको रेंट मिलेगा। तो यह सेक्शन 16 डील करता है। सामान्यतः यह नहीं होता है, जब जमीन मिल जाती है तो आम सभा की ग्राम सभा की कार्रवाई करके उसका वितरण कर दिया जाता है। लीज आउट करने से अगर किसी को लीज पर में जमीन दे दिया जाएगा साल भर के लिए तो फिर उससे जमीन वापस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए सेक्शन 16 जो है वह बहुत प्रासंगिक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 17 डील करता है मतलब कि अपील को और रिवीजन को। सेक्शन 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लिया जाए कि हम किसी के जमीन को भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा सेक्शन 11 के तहत संपुष्ट कर दिया गया। अब हो सकता है कि किसी आदमी को यह शिकायत हो कि यह जमीन तो हमारी है, उसको जिस आदमी ने दान में दिया उसकी थी ही नहीं, और उसने एक ऑब्जेक्शन डीसीएलआर को भी दिया। डीसीएलआर ने आवश्यक सुनवाई करके जो ऑब्जेक्शन था उसको ओवररूल कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको संपुष्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित है, जो एग्रीव्ड है, उसको सेक्शन 17 के तहत अपील और रिवीजन का कि उसमें प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी आदमी डीसीएलआर के आदेश के बाद 60 दिनों के अंदर एडिशनल कलेक्टर ऑब्लिक कलेक्टर के न्यायालय में अपील बात दायर कर सकते हैं संपुष्टि के अगेंस्ट में। डीसीएलआर के द्वारा जो संपुष्ट किया गया उसके अगेंस्ट में सेक्शन 17 के तहत कोई भी आदमी अपील में जा सकता है कलेक्टर के न्यायालय में। कलेक्टर का मतलब है, कलेक्टर को परिभाषित किया गया है कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर सेक्शन 2 में। तो एडिशनल कलेक्टर के भी न्यायालय में वह जा सकता है अपील में, और कलेक्टर के भी न्यायालय में जा सकता है 60 दिनों के अंदर। अब इसके बाद कहता है कि 60 दिन के मियाद के बाद या एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उससे अगर कोई प्रभावित होता है, उससे लगता है कि नहीं, किसी को लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 17 के तहत वह आदमी सिविल कोर्ट में 6 महीना के अंदर, जो कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के आदेश के 6 महीना के अंदर वह सिविल कोर्ट में जा सकता है। अब यहाँ सिविल कोर्ट में जा सकता है, और एक और भी फोरम, 2 फोरम और है, कमिश्नर ऑफ द डिवीजन, प्रमंडलीय आयुक्त और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ होता है। बिहार सरकार के स्तर पर में मतलब कि स्टेट लेवल पर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद और कमिश्नर के यहाँ अगर कोई आदमी शिकायत लेकर जाता है तो ऐसी स्थिति में राजस्व परिषद और कमिश्नर किसी भी अभिलेख को डीसीएलआर के न्यायालय का, कलेक्टर के न्यायालय का, वे अपने पास मंगा सकते हैं, और उसमें वे बिना किसी पेटिशन का भी किसी भी अभिलेख को वे देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अगर उनको यह लगता है कि नहीं, कलेक्टर के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह गलत है, तो उसको वे एग्जामिन करेंगे, फिर अभिलेख अपने यहाँ संधारित करके संबंधित पक्षों को नोटिस करके सुनवाई करके और उसमें संपुष्टि को यथा तो बरकरार रखेंगे, या संपुष्टि जो डीसीएलआर के द्वारा किया गया है उसको वे समाप्त कर सकते हैं। तो यह जो शक्ति है, अनब्रिडल्ड पावर, बहुत ज्यादा शक्ति है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिविजनल कमिश्नर को। वे सुओ मोटो बिना किसी के शिकायत पर भी किसी भी मतलब क्या कहते हैं डीसीएलआर के न्यायालय का, किसी भी कलेक्टर, किसी भी एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय से अभिलेख मांग सकते हैं, सिविल कोर्ट से नहीं, केवल कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और डीसीएलआर के न्यायालय के द्वारा। अब यहाँ एक चीज और भी दिया हुआ है इसमें अपील और रिवीजन में, कि जिन मामलों में दान पत्र को डीसीएलआर के द्वारा संपुष्ट किया जाता है वैसे मामलों में अपीलेट अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर होंगे, और जिन मामलों में दान पत्रों को कलेक्टर के द्वारा संपुष्ट किया जाएगा, कलेक्टर और डीसीएलआर दोनों को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, बराबर की शक्ति प्रदत्त है दान पत्रों को संपुष्ट करने के मामले में। तो जिन मामलों में कलेक्टर के द्वारा दान पत्र संपुष्ट किया जाता है वैसे मामलों में अपीलेट अथॉरिटी डिविजनल कमिश्नर होंगे। क्लियर है?
और जिन मामलों में डीसीएलआर के द्वारा संपुष्ट किया जाएगा उसमें अपीलेट अथॉरिटी कलेक्टर ऑब्लिक एडिशनल कलेक्टर होंगे। तो ये सभी बातें सेक्शन 17 में दिया हुआ है। अब एक चीज हम मिस कर गए थे सेक्शन 14 में आपको बतलाने के लिए कि गरीबों को जो जमीन आम ग्राम सभा की कार्रवाई करके दिया जाता है, इसमें एक्ट में यह प्रावधान भी इसके अलावा किया हुआ है कि ग्राम सभा अगर यह महसूस करती है कि नहीं कोई जमीन पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के उपयोग की है तो वह ग्राम पंचायत को भी वह जमीन दे सकती है। अगर ग्राम सभा यह पाती है कि कोई जमीन विलेज कम्युनिटी के उपयोग की है तो वह इंडिविजुअल को नहीं देके विलेज कम्युनिटी को वह जमीन दे सकती है। और अगर कोई ग्राम सभा को यह लगता है कि कोई जमीन ऐसी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन बाय भूदान यज्ञ कमेटी है और उस गांव में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको जमीन की जरूरत है अपना ऑफिस बनाने के लिए या किसी अन्य पर्पस के लिए, तो ग्राम सभा उसको भी मतलब जमीन दे सकती है। तो भूदान जमीन के बेनिफिशियरी का कैटेगराइजेशन 4 भाग है। गरीब आदमी इंडिविजुअल, मतलब पंचायत, विलेज कम्युनिटी, और चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी रन बाय भूदान यज्ञ कमेटी। तो यह वितरण 4 लोगों के बीच किया जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। अब सेक्शन 17 के बाद सेक्शन 18, 19 और 20 ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसको हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 18 यह कहता है कि जब जमीन का वितरण हो जाएगा उसके बाद अगर हो सकता है कोई जमीन बेलगान है या किसी जमीन का ऑलरेडी लगान निर्धारित है, तो अगर कोई जमीन बेलगान है तो वैसे मामलों में कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कमेटी का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास में उसके लगान निर्धारण का प्रस्ताव भेजेंगे रैयत के नाम से। अगर लगान ऑलरेडी जमीन का निर्धारित है, खतियान में लगान फिक्स किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में उस जमीन का दाखिल खारिज का प्रस्ताव भेजेंगे अंचल अधिकारी को। यह सेक्शन 18 कहता है। इसमें 2 बातें हैं, जमीन का लगान अगर निर्धारित है तो दाखिल खारिज के लिए वह प्रस्ताव जाएगा डीसी अंचल अधिकारी को, और जमीन का लगान अगर नहीं निर्धारित है तो वैसे स्थिति में प्रस्ताव जाएगा डीसीएलआर को लगान निर्धारण के लिए। ये दोनों बातें हैं। और डीसीएलआर और अंचल अधिकारी मतलब क्या, दाखिल खारिज की कार्रवाई और लगान निर्धारण की कार्रवाई को एग्जामिन करते हुए और उसमें जो प्रक्रिया है उसके तहत लगान निर्धारण और दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद रैयत के नाम से जमाबंदी प्रारंभ हो जाएगी। यह सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 19 कहता है कि कौन कौन सी बातें जब लगान निर्धारण हो जाएगा, लगान निर्धारण की कार्रवाई या दाखिल खारिज की कार्रवाई हो जाएगी तो जमाबंदी खुलेगा लगानी मतलब क्या कहते हैं भूदान टीनेंट के नाम से, और उसके जमाबंदी में क्या क्या बातें रहेंगी उसका उल्लेख करता है सेक्शन 19 में। वह कहता है कि किससे दान में जमीन मिली थी, किस बाद संख्या से डीसीएलआर द्वारा ने उसको संपुष्ट कर दिया गया, उसके बाद जमीन बेलगान लगान इसका ऑलरेडी था या नहीं था, लगान था तो जमाबंदी किसके नाम से पहले चल रही थी, जमाबंदी नंबर इसका क्या है, इसका खाता क्या है, खेसरा नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, रकबा क्या है, ये सभी बातों का उल्लेख जमाबंदी पंजी में लगान निर्धारण और दाखिल खारिज के बाद सेक्शन 19 के तहत होगा। और सेक्शन 20 यह कहता है कि जब दान पत्र किसी को मिल जाता है, प्रमाण पत्र मिलता है, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना है, दान पत्र को भी और प्रमाण पत्र को। तो उसने यह प्रावधान कर दिया है कि प्रमाण पत्र को या दान पत्र को रजिस्टर्ड करने के लिए आप जो जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के कोर्ट में, तो आपको 1 पैसा भी मतलब क्या कहते रजिस्ट्रेशन फी या मतलब क्या कहते हैं स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इसका रजिस्ट्रेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रार को करना है। यह सेक्शन 20 डील करता है। सेक्शन 21 यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रावधान है उसका उल्लंघन होता रहा है, इसीलिए यह सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आज के डेट में बन गया है। जांच जब हो रही है भूदान यज्ञ के द्वारा, जो भी कमेटी के द्वारा जो भी काम किया गया उसकी जो जांच हो रही है, उसके क्रम में यह पाया जा रहा है कि इस सेक्शन में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन 100% किया गया है। वह यह है कि जब किसी जमीन को किसी आदमी को आप प्रमाण पत्र दे देते हैं, जमीन का वितरण कर दिया जाता है, वैसी स्थिति में और जो वितरण किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन रहता है कि जमीन को आप इनहेरिट करेंगे, जमीन को आप बेचेंगे नहीं। जिस आदमी को जमीन मिली हुई है वह आदमी जमीन को मतलब वह उसका लड़का उसको इनहेरिट करेगा, उसका पोता उसको इनहेरिट करेगा, लेकिन उस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। अगर
ऐसे स्थिति में किसी आदमी के द्वारा सेक्शन 21 के तहत का जो प्रावधान है उसके तहत अगर कोई भूदानी रैयत जमीन का बिक्री कर देता है तो वैसे स्थिति में मतलब भूदान यज्ञ कमेटी का यह दायित्व तो बनता है कि वह एक प्रस्ताव डीसीएलआर को भेजेंगे कि हमने इनको दिया था, यह मतलब क्या कहते हैं, यह इनहेरिटेबल, इसको इसका उपयोग करने के लिए, खेती करने के लिए, गुजारा करने के लिए, लेकिन लिवलीहुड के लिए, लेकिन इसको इन्होंने जमीन हमारा जो शर्त था उसका उल्लंघन करते हुए इसको इन्होंने बेच दिया है। तो ऐसी स्थिति में यह एक प्रस्ताव जाएगा डीसीएलआर को कि इनको जो प्रमाण पत्र मिला था उसको आप रद्द कर दें। तो यही सेक्शन 21 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता को यह शक्ति प्रदत्त की हुई है कि वे जो उनको दान में मतलब जमीन दी गई थी, जमीन का प्रमाण पत्र दिया गया था, उसको वे कैंसिल कर देंगे। और जब भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा तो जो जमीन दान में मिली हुई थी जिस आदमी को, बेनिफिशियरी को, वह उस आदमी की जमीन नहीं रह जाएगी, या जिसने जमीन खरीदा था दोनों में से किसी की वह जमीन नहीं रहेगी, वह जमीन वापिस हो जाएगा भूदान यज्ञ कमेटी को। अब भूदान यज्ञ कमेटी पुनः जो वितरण की प्रक्रिया है उसको अपना के उस जमीन का पुनः वितरण करेगी। अब यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बतलावें, जब आप सर्वे का ऑपरेशन करेंगे तो आपको इसको इस नियम का ध्यान में रखेंगे कि भूदान यज्ञ कमेटी को दान पत्रों को, प्रमाण पत्रों को रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा हजारों हजार मामले में प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया और पुनः उस जमीन का वितरण किसी अन्य के नाम से कर दिया गया। तो नियमतः हुआ तो प्रमाण पत्र रद्द ही नहीं हुआ। तो आज के डेट में एक ही जमीन की दो जमाबंदी चल गई है। तो जब आप सर्वे सेटलमेंट का काम करेंगे तो वैसे स्थिति में आपके सामने यह एक निर्णय लेने के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि यह इसका खाता किसके नाम से खोला जाए, जो पहले जिसको मिला था उसके नाम से, जो बाद में किसको मिला उसके नाम से। तो बहुत सिंपल बात है कि जो पहले जिसको मिला उसका प्रमाण पत्र नियम के अनुरूप रद्द ही नहीं हुआ है, तो पहले जो दाता था, जो बेनिफिशियरी है, उसके नाम से खाता खुलेगा। जब प्रमाण पत्र पहले वाले का रद्द हो जाएगा और दूसरे बेनिफिशियरी को ग्राम सभा की कार्रवाई सेक्शन 14 के तहत जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करके जमीन दान में दी जाएगी, तो दूसरे बेनिफिशियरी के नाम से खाता खुलेगा। अब यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि अगर किसी आदमी ने भूदान का जो टीनेंट है वह रजिस्टर्ड डीड से जमीन को बेच दिया है तो क्या डीड भी कैंसिल होगा? तो इस बिंदु पर में विधि विभाग से परामर्श लिया गया था, तो विधि विभाग का यह कहना है कि नहीं, डीड को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रमाण पत्र को रद्द कर देते हैं तो डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। उसमें वहां यह भी एक और थियरी यह है कि जब कोई आदमी कोई भी जमीन को बेचता है तो वह उसी जमीन को बेच सकता है जिस पर में उसका राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई सरकार की जमीन को बेच देता है तो वैसे स्थिति में वह जो डीड है वह नल एंड वॉइड स्वतः हो गया। उस जमीन पर में विक्रेता का अधिकार ही नहीं था, इसीलिए वह जो डीड है वह अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए विधि विभाग ने यह परामर्श दिया कि डीड को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र अगर डीसीएलआर के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है तो उससे संबंधित डीड जो है वह ऑटोमेटिकली कैंसिल समझा जाएगा। दैट विल स्टैंड कैंसिल ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो यह सेक्शन 21 कहता है। अब सेक्शन 22 बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 इन द सेंस कि इसमें भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सेक्शन 14 के तहत जमीन किसी को प्रमाण पत्र मिला है या सेक्शन 21 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया, उसके बाद किसी और को जमीन मिली है, तो हो सकता है किसी और को जो जमीन मिली है उसका दखल कब्जा नहीं होने दे रहा हो पुराना वाला जिसने जमीन को खरीदा है वह आदमी, और या सेक्शन 14 के तहत जिसको जमीन मिली उस जमीन पर में किसी को दखल नहीं होने दे रहा है या किसी को बेदखल कर दिया गया है किसी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को सेक्शन 22 के तहत यह पावर दिया गया है कि वे उसको एग्जामिन करके और जो राइटफुल क्लेमेंट है उसको दखल दिलावेंगे। इसके लिए शक्ति प्रदत्त किया गया है भूमि सुधार उपसमाहर्ता को। और अगले सेक्शन में सेक्शन 23 है, उसमें भूमि सुधार उपसमाहर्ता को इतना पावर दे दिया है कि अगर कोई आदमी भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता उनको 2000 रुपये का फाइन, 1 साल सजा मतलब जुर्माना और 1 साल तक जेल की सजा, दोनों में से कोई एक, आर्थिक दंड अथवा जेल की सजा या दोनों सजा उनको दे सकते हैं सेक्शन 23 के तहत। अब सेक्शन 23 में एक और भी बड़े इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया है जिसको कि हम थोड़ा सा आपके सामने मतलब आपको पहले समझाते हैं, फिर एक हाई कोर्ट के जजमेंट को आपको हम कोट करेंगे, पढ़ के सुनावेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। वह यह है
कि सेक्शन 23 यह कहता है कि भूदान यज्ञ एक्ट जो है वह राजस्व के जितने एक्ट हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक्ट मतलब क्या कहते हैं भूदान यज्ञ एक्ट है। इतना महत्वपूर्ण एक्ट कोई दूसरा नहीं है। और इसमें यह भी कहता है सेक्शन 23 के तहत कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है दूसरे एक्ट पर। उदाहरण के लिए कि अगर किसी को सीलिंग के अंतर्गत जमीन मिली है, सीलिंग के अंतर्गत, और उस वही जमीन किसी को भूदान के अंतर्गत मिली हुई है, तो ऐसे में कहता है भूदान यज्ञ एक्ट और सीलिंग एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि अगर सीलिंग के तहत कोई जमीन किसी को मिली है और भूदान यज्ञ एक्ट के तहत अगर किसी को जमीन मिली है, तो ऐसी स्थिति में भूदान यज्ञ एक्ट के तहत जिसको जमीन मिली है वही प्रिवेल करेगा, सीलिंग के अंतर्गत जो जमीन में वह प्रिवेल नहीं करेगा। तो ये इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है दूसरे एक्ट पर में। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है, उसको हम थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहता है कि भूदान यज्ञ एक्ट जो है, एक्ट बीइंग ए सेल्फ कंटेंट एक्ट, और इसके आगे यह कहता है कि एज provisions of this act shall have effect, the provisions of the act have the overriding effect over any other act। किसी भी अन्य एक्ट पर में ये भूदान यज्ञ एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भूदान यज्ञ एक्ट जो है यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, रेवेन्यू के अन्य एक्ट जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट है। और एक और जजमेंट हाई कोर्ट का है, वह इस मामले में सेक्शन 21 के तहत भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा दान पत्रों को रद्द कर दिया गया। तो ऐसे मामले में एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में एजिटेट हो गया, तो माननीय उच्च न्यायालय में उसको एग्जामिन करते हुए बड़ा अच्छा जजमेंट दिया। यह दिया उसने, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिखा है कि भूदान यज्ञ कमिटी एंड इट्स फंक्शनरीज आर नॉट वेस्टेड विथ पावर्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ एनी प्रमाण पत्र इशूड इन फेवर ऑफ ए बेनिफिशियरी। They can only make recommendation to the revenue officer in terms of section 21 of this act, and only thereafter a final order can be passed by the land reforms deputy collector भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा। तो ये जो दो आपको जजमेंट मैंने सुनाया है ये बड़े प्रासंगिक और बड़े इंपॉर्टेंट है। भूदान यज्ञ एक्ट के तहत बहुत सारे जजमेंट हैं, लेकिन ये दोनों जो मतलब जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख करना चाहते हैं, कुछ 5-7 पॉइंट्स हैं जिसपे मार्गदर्शन बहुत सारे जिलों से आया है, विभाग ने मार्गदर्शन भेजा है, तो उसके बारे में आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। वैसे जो पॉइंट्स हैं उसको हम आपके सामने पढ़ते हैं। सबसे पहला यह है कि लैंडलेस को परिभाषित किया जाना। वह आपको मैंने पहले ही कह दिया कि 2016 में लैंडलेस को की जो परिभाषा है सेक्शन 2 में, उसको चेंज करके और 1 एकड़ तक जमीन धारित करने वाले को लैंडलेस के श्रेणी में रखा गया है। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर को 1956 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना निर्गत करके, और वह जो अधिसूचना है उसको मात्र 3-4 लाइन का उसको पढ़ के आपको सुना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्वर्ट बाय सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 में परिभाषा है ऑफ द बिहार भूदान एक्ट 1954, द गवर्नर ऑफ बिहार is pleased to appoint all the deputy collectors in charge of land reforms and development as revenue officers to discharge all the functions of revenue officer। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना के द्वारा राजस्व अधिकारी को, भूमि सुधार उपसमाहर्ता को राजस्व अधिकारी घोषित कर दिया। तो यह दूसरा मतलब क्लैरिटी है। सॉरी। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह कहता है कि जब भूदान की जमीन का लैंड एक्विजिशन होता है, सुने होइएगा लैंड एक्विजिशन मतलब कि आप थर्मल पावर, बिजली का कोई प्रोजेक्ट है, कोई अन्य ऑफिस खोलने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है, फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट यह कहता है, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सर्कुलर निकाल के इसको क्लियर कर दिया कि जब भूदान की जमीन का जब लैंड एक्विजिशन होगा तो वैसी स्थिति में अगर जमीन जिसके नाम से प्रमाण पत्र निर्गत है, लैंड एक्विजिशन की राशि उसी को मिलेगा। और जब अगर जमीन का वितरण नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में उस प्रकार का लैंड एक्विजिशन की जो राशि है वह भूदान यज्ञ कमेटी को मिलेगी। वह इसलिए इस आशय का क्लैरिफिकेशन दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि कुछ दिन पहले
जितना लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती थी तो बेनिफिशियरी को पैसा नहीं देके भूदान एक्ट कमेटी में पैसा जमा करवा लिया जाता था। तो यह शिकायत कुछ जगह से आई, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको क्लियर कर दिया कि भूदान के जो टीनेंट है लैंड एक्विजिशन की राशि उन्हीं को जाएगी। अगला पॉइंट है मेरा कंफर्मेशन के बारे में। कलेक्टरों से यह आया कि भूदान का दान पत्र मान लिया जाए 1960 ईस्वी में मिला, वह आज तक नहीं कंफर्म है, तो क्या उसमें कंफर्मेशन की कार्रवाई की जाएगी? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? तो इसको एग्जामिन करने पर और विधि विभाग से परामर्श लेने पर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो दान पत्र है अगर वह कंफर्म नहीं है, वो 1960 का भी है, तो उसमें कंफर्मेशन की कार्रवाई होगी। कंफर्मेशन के लिए कोई समय सीमा एक्ट के द्वारा निर्धारित नहीं है, इसमें किसी प्रकार के समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है, हाँ, यह जो सेक्शन 12 की मैंने की थी कि गैर मजरूआ मालिक जमीन को अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने भूदान यज्ञ एक्ट के प्रभाव में आने के पहले अगर दान में दिया है तो ऐसी स्थिति में उसकी मान्यता दी जाएगी, वैसे जमीन के कंफर्मेशन की कार्रवाई की जाएगी और उसके वितरण की कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, अब एक ही जमीन को, जैसा पहले भी मैंने कहा कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग एक्ट इफेक्ट है कि अगर एक ही जमीन को भूदान यज्ञ एक्ट के तहत किसी को दिया गया और सीलिंग एक्ट के तहत या अन्य एक्ट के तहत बेनिफिट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भूदान यज्ञ एक्ट विल प्रिवेल ओवर अदर एक्ट। भूदान यज्ञ के जो टीनेंट है उन्हीं को वह जमीन माना जाएगा। किसी अन्य एक्ट के तहत अगर वही जमीन किसी और को दिया गया है तो उसको रद्द घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है वही कैंसिलेशन ऑफ प्रमाण पत्र। कैंसिलेशन ऑफ प्रमाण पत्र का हाईकोर्ट का जजमेंट भी मैंने आपको सुनाया और सेक्शन 21 भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा और भूमि सुधार उपसमाहर्ता इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिस्टोर पोजीशन। कोई आदमी डिस्पोजेस्ट हो गया है सेक्शन 14 के तहत या सेक्शन 21 के तहत, तो दोनों ही स्थिति में सेक्शन 22 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता को शक्ति प्रदत्त की गई है कि किसी को भी पोजीशन रिस्टोर करेंगे। अगला पॉइंट है, ऐसा है कि कंफर्मेशन किसी भी जमीन का दान पत्र का कंफर्मेशन हो गया और अगर जमीन का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है तो वैसे स्थिति में भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को पावर है कि उसमें वे इंटरफेयर करेंगे और उसके सही वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करावेंगे। यह भी पावर भूमि सुधार उपसमाहर्ता को मिला हुआ है। अब डिस्पोजेशन और म्यूटेशन, ये बड़े दो बातें हैं कि आज के डेट में बहुत सारे जो मतलब क्या कहते हैं भूदान के टीनेंट हैं उनको डिस्पोजेस्ट कर दिया गया है, उनको जो प्रमाण पत्र मिला उसका दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरा यह कहना है या मानना है या आप तक में हमको इस मैसेज को पहुंचाना है कि आप जब भी सर्वे सेटलमेंट का काम करेंगे तो आप यह कोशिश करेंगे कि भूदान के जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सभी में दाखिल खारिज की कार्रवाई अंचल कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली जाए या लगान निर्धारण की कार्रवाई DCLR के द्वारा पूर्ण कर लीजिए। अगर दाखिल खारिज और लगान निर्धारण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाती है तो वैसी स्थिति में वैसे भूदान के टीनेंट के नाम से मतलब खाता खोला जाएगा, उसकी वह जमीन मानी जाएगी और उसी के नाम से खाता खुलेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट मेरा है, हाँ वही जैसा इसकी चर्चा मैंने पहले ही की थी कि अगर प्रमाण पत्र को रद्द किया जाता है तो प्रमाण पत्र जिसके नाम से था वह अगर जमीन को बेच दिया है तो क्या उस डीड को भी रद्द करने की जरूरत है? तो इस विषय पर में विधि विभाग भी बहुत क्लियर है और एक्ट में भी बहुत साफ है कि वैसे डीड को रद्द करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र को अगर DCLR के द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह मान लिया जाएगा कि वह जमीन मतलब भूदान यज्ञ कमेटी में वापस आ गई है और भूदान यज्ञ कमेटी उसके वितरण की कार्रवाई करेगी। और इसके अलावा यह सेक्शन 23 तक की बात हुई। सेक्शन 24 में यह प्रावधान किया हुआ है कि भूदान यज्ञ कमेटी के द्वारा अब अपने स्थापना से रिलेटेड कार्यों के लिए मान लीजिए नियुक्ति किस आदमी को करेगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, उसको कितना मानदेय मिलेगा, सैलरी मिलेगा, मानदेय की राशि कहां से आएगी, किसी को जिसको नियुक्त कर लिया उसको छुट्टी कितने मिलेगी पूरे साल में, उसको हटाया कैसे जाएगा, उसको बर्खास्त कैसे किया जाएगा, उसका प्रमोशन किस पद पर में होगा, इन सभी बातों को, इसके अलावा जमीन का वितरण की प्रक्रिया क्या होगी, उसका बजट क्या होगा, बजट का मतलब क्या कहते हैं प्रोविजंस कैसे होगा, तो ये सभी बातों का उल्लेख रेगुलेशन में किया हुआ है। और रेगुलेशन बनाने की शक्ति मतलब
भूदान यज्ञ कमेटी को सेक्शन 24 के तहत मिला हुआ है, और सेक्शन 25 में भूदान यज्ञ कमेटी को यह बिहार सरकार को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि सेक्शन 25 के तहत इसकी नियमावली आप बनाएंगे। तो सेक्शन 25 के तहत भूदान यज्ञ का जो एक्ट है उससे रिलेटेड नियमावली बनी हुई है, जिसके तहत इसमें इसके विभिन्न कार्रवाई की जाती है, संचालित की जाती है। तो भूदान यज्ञ एक्ट के बारे में दिस इज ऑल जो हमको कहना था। अब हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि एक एक करके अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हम आपके डाउट्स को डिस्पेल करना चाहेंगे, या हो सकता है कि आपकी किसी बिंदु पर में कोई समझ में बात नहीं आई हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। आप बड़े इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, बड़ा आपका इंपॉर्टेंट महत्व होने जा रहा है। मान लीजिए आप जब सर्वे सेटलमेंट का काम करने जाएंगे तो कानून को और एएसओ ये दोनों लोग कोर्ट करेंगे। अब जब आप कोर्ट करेंगे, क्वासी जुडिशियल मतलब जुडिशियल ऑफिसर के रूप में आप फंक्शन करेंगे, तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर होगा वह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसका कोई नकल लेगा, उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि मेरे द्वारा जितना भी जजमेंट पास किया जाता है, जो ऑर्डर पारित किए जाते हैं, वे कि हायर कोर्ट में न टूटे, हमारा आदेश परफेक्ट हो, ऐसा आदेश हो जो किसी भी कोर्ट में, किसी भी हायर कोर्ट में न टूटे, तो वह आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी मतलब क्या कहते हैं, आपके मेरिट को वह रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि अगर आप किसी भी प्रश्न पर में कोई प्रश्न पूछता हो तो पूछें। हैं? धीरू कुमार जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सेक्शन 17 में हमने जो अपील करते हैं, हाँ हाँ सर उसमें जो अवधि दिया गया है सर 60 दिन कलेक्टर के हैं और 6 महीने के अंदर में सिविल कोर्ट में जाएंगे। उससे पहले एक और बताए थे सर, वो हम सुन नहीं पा रहे थे। इसके पहले हम यही बतलाए थे कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा जो कन्फर्मेशन की कार्रवाई की जाएगी जी। तो हो सकता है कि हम दान में किसी ए ने दिया जी। उसको भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने कंफर्म कर दिया जी। और अगर बी को लगता है कि नहीं नहीं यह जमीन तो मेरी है, या मान लिया जाए जमाबंदी मेरे फादर के नाम से चलती है, राइट सर। दो भाई हैं, हम एक भाई ने ही उस टोटल जमीन को दान में दे दिया, तो मेरे दूसरे भाई का तो उस जमीन पर में दावा हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। डीसीएलआर के द्वारा जब कंफर्मेशन की कार्रवाई की जाएगी तो मेरे जो दूसरे भाई हैं वे वहां ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन डीसीएलआर उनके ऑब्जेक्शन को हो सकता है ओवरराइड कर दें कि नहीं नहीं यह जमीन जो भूदानी मतलब क्या कहते हैं जिसकी जमाबंदी थी उनके पुत्र ने दान में दिया है, तो हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे भाई हैं वे तो अपील में जा सकते हैं। तो वह कह रहा है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा उसके 60 दिन के अंदर कोई भी आदमी व्यथित पक्ष एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में जाएगा अपील में। लेकिन यहाँ याद रखना है कि 60 दिन का जो मियाद है वह हो सकता है कि वह 3 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए। वह जो कोर्ट होता है प्रिजाइडिंग कोर्ट, उसको यह अधिकार रहता है कि विलंब को वह शांत कर दे। 60 दिन के बजाय कोई 90 दिन में जाता है तो वह अपने अपील पिटीशन के साथ में एक कंडोनेशन पिटीशन देगा कि अमुक कारण से हमने सर्टिफाइड नकल के लिए डीसीएलआर के यहाँ अप्लाई किया, वह ऑर्डर सीट हमको उसका नकल मिलने में 2 महीना लग गया, हम इसीलिए लेट से 30 दिन हम ज्यादा समय व्यतीत करके हम लेट से अपील कर रहे हैं, तो आप इसको कंडोन कर दीजिए डिले को, तो उसको बोलते हैं कंडोनेशन पिटीशन, उसमें अपील पिटीशन के साथ लगेगा। तो यह 60 दिन का मियाद है, वह 6 महीना भी हो सकता है। और सिविल कोर्ट में कोई 6 महीना में जाना है अपील और रिवीजन के बाद, अपील के बाद, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है सिविल कोर्ट भी अगर आप 1 साल के बाद जाते हैं तो सिविल कोर्ट में आप कंडोनेशन पिटीशन देंगे तो कंडोनेशन को वह स्वीकार कर ले तो वह कंडोन्ड हो जाएगा डिले। तो ऐसी यही प्रावधान है। इसके अलावा कोई भी आदमी कमिश्नर के यहाँ और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी जा सकता है, वह रिविजनल कोर्ट है वह दोनों, ठीक है। तो फर्क इतना ही है कि जिन मामलों में दान पत्र को कलेक्टर संपुष्ट करेंगे तो वहां अपीलेट कोर्ट होगा कमिश्नर का, और जिन मामलों में डीसीएलआर होंगे संपुष्ट करेंगे तो उसमें अपीलेट कोर्ट होगा कलेक्टर का। क्लियर है? चलिए मनोज कुमार, तनोज कुमार जी, जी बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हेलो, हाँ तनोज जी बतलाइए। सर सेक्शन 12 एक बार बता दीजिए। सेक्शन 12 यह कहता है कि गैर मजरूआ मालिक जमीन, उसको ऐसे समझिए जी कि जब जमींदारी थी पहले, आप नाम सुने होइएगा या पता होगा, अभी तो आपका क्लास चल रहा है तो हो सकता है कोई दूसरे जो स्पीकर आए होंगे तो आपको कुछ उस पर में हाईलाइट किए होंगे। यह है कि 1950 के पहले
जमीन का प्रबंधन जी। सरकार द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, करता था, इनडायरेक्टली होता था। डायरेक्टली जमीन का प्रबंधन एक्स लैंडलॉर्ड करते थे। आप दरभंगा महाराज का नाम सुने होइएगा, हथुआ महाराज का नाम सुने होइएगा, रामगढ़ महाराज का नाम सुनेगा, या छोटे छोटे एक्स लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। वे उन्हीं के पास में जमीन का सभी रिकॉर्ड होता था, वे ही लगान की वसूली करते थे, और वह लगान की राशि कुछ उनको मिलता था और कुछ जो उस समय के शासक हुआ करते थे बिहार सरकार को जाता था। तो सेक्शन 12 यह कहता है कि अगर जब 1950 ईस्वी में जो जमींदारी व्यवस्था थी, वह उसके बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 3 के तहत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो 1950 में जब जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई तो गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ आम, खास, केसरे हिंद, खास महल की जमीन सीधा आ गया प्रबंधन में बिहार सरकार का। बिहार सरकार जमींदार हो गई। तो अब यहाँ यह प्रश्न उठा कि एक्स लैंडलॉर्ड के द्वारा जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत सारे गैर मजरूआ मालिक जमीन को दान में दिया गया था, तो उसकी मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। तो इस मामले में एक्ट यह कहता है कि जिस तिथि को यह एक्ट प्रभाव में आया, भूदान यज्ञ कमेटी का जो एक्ट है, भूदान यज्ञ एक्ट 1954, उसके पहले जमींदारी उन्मूलन के बाद भी अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने गैर मजरूआ जमीन को दान में दे दिया था तो उसमें संपुष्टि की कार्रवाई होगी और उसमें वितरण की कार्रवाई होगी। यही सेक्शन 12 कहता है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक्स। और कोई? क्या नाम है? हाँ, इधर इस साइड ये यशवंत जी। हाँ, बाद यशवंत जी, इसका आवाज है। यशवंत जी बोलिए। हेलो। हाँ, अपना प्रश्न बोलिए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए सर, गैर मजरूआ मालिक क्या होता है सर? थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है, प्लीज इसको थोड़ा बताया जाए। समझ लीजिए कि जमीन का कैटेगराइजेशन यह पहले, मतलब क्या कहते हैं, जब जमींदारी था या बिहार टीनेंसी एक्ट जब बना 1885 में, तो उसमें जमीन का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। एक होता है गैर मजरूआ आम जमीन, जो सरकार की जमीन थी, उसका कैटेगराइजेशन यह किया कि एक गैर मजरूआ आम जमीन हुआ। अगर मान लिया जाए किसी जमीन में तालाब बना हुआ था, किसी जमीन में नदी था, किसी जमीन में नाला था, कोई जमीन रोड के रूप में था, कोई किसी में जंगल लगा हुआ था, तो यह किसी में चारागाह था, तो यह सभी सार्वजनिक उपयोग की जमीन थी। क्लियर है? तो उस जमीन को कैटेगराइज कर दिया गैर मजरूआ आम लोगों की जमीन, वह हो गई। उस जमीन को सेटल करने का पावर एक्स लैंडलॉर्ड को नहीं दिया गया। अब एक ऐसी जमीन थी सरकार की जो सार्वजनिक उपयोग की नहीं थी, लेकिन वह खेती भी नहीं होती थी उस पर में, तो गैर मजरूआ जिसको आबाद नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था, लेकिन वह सार्वजनिक उपयोग में भी नहीं था, तो वह सरकार की अपनी जमीन थी, गैर मजरूआ मालिक जमीन। वैसी जमीन भूतपूर्व मध्यवर्तियों को सेटल करने का पावर था, तो उसको वे एक्स लैंडलॉर्ड जनरल लोगों के साथ बंदोबस्त करते थे, गैर मजरूआ मालिक जमीन। तो यही गैर मजरूआ ऐसी जमीन जो एक्स लैंडलॉर्ड के पोजीशन की जमीन थी, जिस पर में खेती नहीं होती थी, वैसी जमीन, या खेती होती भी थी तो वैसी जमीन को वे सेटल करते थे लोगों के, वो सार्वजनिक उपयोग की जमीन नहीं थी, तो उसको वे सेटल करते थे व्यक्ति विशेष के साथ में, तो वह गैर मजरूआ मालिक जमीन हुई। अब इसी तरह से एक कैटेगराइजेशन है केसरे हिंद। केसरे हिंद, इसका नाम ही कहता है कि हिंद, बिहार भारत सरकार की यह जमीन थी, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि संविधान के अष्टम सूची में यह प्रावधान किया हुआ है कि जमीन जो है वह राज्य सरकार के प्रबंधन में रहेगा। तो केसरे हिंद जमीन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, प्रभाव में आया, तो उस तिथि को केसरे हिंद जमीन, वैसी केसरे हिंद जमीन जिस जमीन पर में भारत सरकार का, मान लिया रेलवे स्टेशन था, मिलिट्री का कंटोनमेंट था, भारत सरकार का किसी प्रतिष्ठान का कोई मान लिया जाए गेस्ट हाउस बना हुआ था, तो यह प्रावधान हो गया कि वैसी जमीन भारत सरकार की होगी, वैसी केसरे हिंद जमीन जिस पर में भारत सरकार का दखल कब्जा है, से सभी केसरे हिंद जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। लेकिन केसरे हिंद के मामले में भी यह दिया प्रावधान कि उसको एक्स लैंडलॉर्ड सेटल नहीं कर सकता था। और इसी तरह से एक खास महल की जमीन है, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, सामान्य तो वह शहरों में जमीन उनके उपयोग की जमीन थी, तो वह खास महल की जमीन थी, उसको भी कोई आदमी सेटल नहीं कर सकता था, क्योंकि शहर में था, शहर की जमीन सेटल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यही फर्क मतलब डिफरेंस यह है कि केसरे हिंद, गैर मजरूआ आम,
खास महाल की जमीन को सेटल नहीं कर सकता था एक्स लैंडलॉर्ड, लेकिन गैर मजरूआ मालिक जमीन को वे सेटल करते थे। इसीलिए यह प्रश्न आया, गैर मजरूआ मालिक जमीन को उन्होंने दान में भी दे दिया भूदान एक्ट कमेटी को। तो 1950 के पहले अगर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जमींदारी खत्म हो गई उसके बाद तो उस पर अधिकार नहीं बचा, और तब उन्होंने अगर दान में दिया तो उसको माना जाए कि नहीं माना जाए। तो इसी कारण से यह हुआ कि यह एक्ट जिस तिथि को प्रभाव में आया उसके पहले अगर उन्होंने दान में दे दिया तो उसको मान लिया जाए। इसमें ये मैंने पढ़ा, कौन है? हाँ, सत्य प्रकाश जी। यस सर, बतलाइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा कहना है सर कि भूदान जग कमेटी को जो जमीन दान में दिया गया है और रिविजनल सर्वे में पुनः दाता के नाम से ही ROR बन गया, ठीक है, तो बिहार स्पेशल सर्वेंट सेटलमेंट में जो ROR का निर्धारण होगा सर वो किसके नाम से होगा सर? अब यहाँ यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यह हुआ कि बहुत सारे मामलों में भूदान यज्ञ के जो टेनेंट थे उनके नाम से खाता खुली। बहुत सारे मामलों में यह हुआ कि क्या कहते हैं, जिस आदमी के नाम जमीन का बेनिफिशियरी था वहां खाता खुला। बहुत सारे मामलों में यह हुआ कि भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से ही खाता खुल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो बेनिफिशियरी है उनको वह जमीन मिली। लेकिन अगर खतियान में जमीन किसी दूसरे के नाम से चढ़ गई और उसमें खतियान बनाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया, जो बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 100 आपको यह बतलाया गया होगा कि सेक्शन 101 से लेके और 115 तक में जो प्रावधान किया हुआ है सर्वे सेटलमेंट का, उसी के तहत खतियान बना। तो उसमें अगर 108, 106, 108 और 108 की कार्रवाई पूर्ण हो गई, 5 साल की अवधि जो मियाद दिया हुआ था सेटलमेंट ऑफिसर को, 1 साल का जो मियाद दिया हुआ था रिविजनल अथॉरिटी के रूप में सेक्शन 108 के तहत, वह जो दिया हुआ था वह अगर पूर्ण हो गया, अगर किसी अन्य के आदमी के नाम से वह जमीन का का खाता खुल गया, तो ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रेमेडी नहीं है। मतलब सक्षम प्राधिकार जो आपका DCLR है सर, वो पिटिशनर नहीं बन सकते हैं? नहीं, वे बन सकते हैं, सिविल कोर्ट में बन सकते हैं वे, कि यह उसको देना पड़ेगा ना कि यह मतलब क्या कहते हैं, जिस आदमी ने दान में दिया उसको हमने संतुष्ट भी किया है। ऐसी स्थिति में DCLR जाएं, या मतलब क्या कहते हैं जो भूदान के जो मतलब कार्यालय मंत्री हैं वे जाएं, या जो रैयत है वह जाए, कोई भी आदमी जा सकता है। एक और मेरा प्रश्न है सर। हाँ। इससे हट के है सर थोड़ा। हाँ, पूछिए। वो मतलब किसी खेसरे का ROR 2 व्यक्तियों के नाम से है सर, दोनों भाई के नाम से है सर, और उस खेसरे पर बराबर हक और हिस्से के अनुकूल शांतिपूर्ण कब्जा है दोनों का। हाँ। एक भाई है जो पूरे जमीन को बेच देता है सर, ठीक है, पूरे जमीन को बेच देता है, उसका मोटेशन भी हो जाता है पूरे का। अब वो आदमी कह रहा है कि पूरा जमीन बेच दिया है, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं सर? अब देखिए, ऐसा है कि जब म्यूटेशन हो गया, जमीन को पूरे को बेच दिया और म्यूटेशन भी हो गया, जमाबंदी भी खुल गई, तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाई को टाइटल सूट में जाना पड़ेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में अब नहीं बच गया। अब जब तक वह म्यूटेशन अपील में जाके उसको वह तोड़े, अगर वह आदमी म्यूटेशन अगर हो गया एक भाई के नाम से, तो उसको ऑब्जेक्शन देना चाहिए था अंचल अधिकारी के न्यायालय में, उसने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अब आज के जानकारी का अभाव रहा सर, है, जानकारी के अभाव में नहीं दे सका। तो बहुत दिन ठीक है, तो उसको जब जानकारी मिली तो वह अपील में तो जा ही सकता है ना। म्यूटेशन जो होता है उसके अपीलेट अथॉरिटी होते हैं DCLR। तो DCLR के कोर्ट में CO अंचल अधिकारी के आदेश से अगर कोई आदमी व्यथित है तो वह DCLR के कोर्ट में जाएगा, और वह जो उनका जो DCLR का जो मतलब CO का जो ऑर्डर है उसको वे नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। यानी LRDC के मतलब DCLR के कोर्ट से रद्द हो जाएगा जमाबंदी सर। अब उसके हक जब भी म्यूटेशन रद्द हो जाएगा तो जमाबंदी भी रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिकली जी। DCLR जी, यस सर। और DCLR के आदेश के बाद भी अगर उनको कोई शिकायत बचती है तो एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर के कोर्ट में वे रिवीजन में जा सकते हैं। इसको हम कल आपको बतलावेंगे जी सर। एक और आपसे इंडिविजुअल मतलब आपकी बातों से मैं बहुत काफी प्रभावित हूँ, इसलिए कुछ अपना मतलब घरेलू मैटर, इसलिए आपका नंबर हम चाहते थे सर। वो आप ले लेंगे। वीरेंद्र बाबू हैं ना यहाँ के जो लोग हैं
वे आपको दे देंगे, उनको जैसे उनको जो आवश्यकता जितनी महसूस होगी वो हम वीरेंद्र जी को बतला दिए हैं कि अगर आपको लगे कि मेरा नंबर इन लोगों में सर्कुलेटेड रहे तो कोई बात नहीं है, एएसओज और आप लोगों को भी दे देंगे, सबको दे देंगे। अगर कभी कोई दिक्कत होगी तो यू कैन हैव कांटेक्ट विथ मी। समझ? बिल्कुल चाहिए। ठीक, और कोई? हाँ है प्रेमचंद्र जी, हाँ बतलाइए। नहीं आ रही आवाज। हेलो, हाँ बतलाइए। सर मेरा क्वेश्चन है, कोई भूदान यज्ञ के जमीन की लगान निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, जब उसको एसएस सर्वे के दौरान जमीन का लगान का निर्धारण कौन करेगा सर? लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त है भूमि सुधार उपसमाहर्ता को। अच्छा, उस समय वही करेंगे? नहीं बतला देते हैं, आप इसको समझ लीजिए, आप कंफ्यूजन में नहीं है। सामान्य स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त है, लेकिन जब सर्वे सेटलमेंट होता है तो लगान निर्धारण की कार्रवाई भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा नहीं की जाती है। सर्वे का जो आपका जो पुराना एक्ट था उसके सेक्शन 104 और 105 में लगान तालिका बनाने की बात थी, और नए सर्वे का जो आपका एक्ट है 2011 का और रूल्स है 2012 का, उसमें संजोग से 2011 का जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें लगान निर्धारण की बात छूट गई थी सर। तो हम लोगों ने 2017 में एक्ट में संशोधन करके और 2019 में इसकी नियमावली में संशोधन करके लगान तालिका बनाने का प्रावधान कर दिया है। अब अगर इसका जो संशोधन निकला हुआ है उसको पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छे से लगान का दर भी अंकित कर दिया गया है कि कृषि की जमीन अगर है तो 75 रुपया प्रति, मतलब क्या कहते हैं, एकड़। अगर क्या पथरीली जमीन है, ऐसे अनुपजाऊ जमीन है तो 50 रुपया प्रति एकड़। सरकार की जमीन है तो वह 1 रुपया प्रति एकड़ टोकन अमाउंट, ताकि उसकी भी जमाबंदी खुल जाए। अगर मान लिया जाए शहर की जमीन है तो 5 रुपया प्रति डिसमिल। अगर किसी पर में कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा संपरिवर्तन अधिनियम के तहत जो लगान निर्धारित किया जाएगा उसके तहत सर्वे सेटलमेंट का ऑपरेशन जो चलेगा उसमें भूमि सुधार उपसमाहर्ता लगान निर्धारण की कार्रवाई नहीं करेंगे। लगान तालिका बनाने का सर्वे आपका अधिकार है। सर्वे एक्ट में नहीं सर, भूदान यज्ञ की जमीन के बारे में पूछ रहा हूँ सर। भूदान यज्ञ की कोई भी जमीन, वह भूदान यज्ञ की जमीन का आज के डेट में जब मान लिया जाए कोई भी गांव, कोई भी मौजा, कोई भी जिला सर्वे सेटलमेंट के लिए नोटिफाइड नहीं है तो वैसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अगर कोई ऐसी जमीन है जिसका लगान निर्धारित नहीं है, वह किसी रैयत को जमीन मिली हुई है, तो लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे भूमि सुधार उपसमाहर्ता। बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत में जो प्रावधान है सेक्शन 117, 118 के तहत उसमें लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। ठीक। तो लगान निर्धारित करने की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता को प्रदत्त है, लेकिन जब सर्वे सेटलमेंट का काम होगा तो लगान की तालिका हर एक जमीन, जिसका लगान नहीं भी है उसका भी आप लगान करेंगे तो लगान तालिका बनावेंगे हर एक जमीन का। वह लगान का जो रेंट रोल उसको बोलते हैं, और रेंट रोल जाता है जिला के, मतलब क्या कहते हैं, सेटलमेंट ऑफिस कलेक्टर के पास में। वह रेंट रोल को आप भी मतलब प्रदर्शित करेंगे, उसमें भी आम सूचना, खास सूचना का प्रकाशन होगा। अगर कोई आदमी रेंट रोल को आप प्रदर्शित करेंगे आम लोगों को देखने के लिए, अगर किसी को यह लगेगा कि नहीं मेरी जमीन का गलत रेंट चढ़ गया है तो वह ऑब्जेक्शन करेंगे, आप उसमें सुधार करेंगे और फाइनली आप उसको भेजेंगे कलेक्टर के पास में, सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जब सेटलमेंट ऑफिसर उसको अप्रूव कर देंगे तो वही लगान खतियान में चढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं रेंट रोल। तो वह आप ही के द्वारा सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन के तहत लगान का निर्धारण किया जाएगा और लगान का अमाउंट आपके नियमावली में अंकित कर दिया गया है कि भीठ जमीन का 60 रुपया प्रति एकड़, कृषि योग्य जमीन का 75 रुपया प्रति एकड़, पथरीली और क्या कहते हैं चौर दियारा की जमीन का 50 रुपया प्रति एकड़, 1 रुपया सरकार की जमीन का, जैसे हो रहा था कि आपने सरकार की जमीन का जमाबंदी नहीं खोला, केवल खतियान में है। अब आज के डेट में कोई स्कूल की जमीन पर में कोई इंक्रोचमेंट कर लिया, अब मास्टर साहब, सीओ साहब के यहाँ इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत केस दायर हुआ। मास्टर साहब को, डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कि मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय या मेरा हॉस्पिटल कितनी जमीन पर में है, उसका कौन खाता है, कौन खेस रहा है। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हर जमीन की जमाबंदी खुल जाए
तो आपके एक्ट में, आपके नियमावली में 1 रुपया टोकन अमाउंट 1 एकड़ जमीन तक का 1 ही रुपया लगान लगेगा। सरकार तो जमाबंदी उसकी भी खुल जाए, दाखिल खारिज उसका भी हो जाए। जब आप खतियान बनाते हैं तो फाइनली खतियान सेक्शन 11 के तहत फाइनल पब्लिकेशन होता है, उसकी एक कॉपी अंचल अधिकारी को दी जाती है, उसी के आधार पर में उसको जमाबंदी खोलना है। और लगान भी उसमें में चढ़ा हुआ है। अगर खतियान में लगान रेंट रोल नहीं रहेगा, लगान आप नहीं डालेंगे तो उसके आधार पर जमाबंदी बन ही नहीं सकती है। जमाबंदी उसी जमीन की बनती है जिसका लगान होता है। अगर लगान नहीं होगा किसी जमीन का तो लगान निर्धारण DCLR करेंगे तो जमाबंदी खुलेगी, अन्यथा जमाबंदी पंजी में उसी जमीन की प्रविष्टि होती है जिसका कोई ना कोई लगान होता है। समझ गए सर? समझ। और कोई आदमी? हाँ, मोहम्मद अजीउल्लाह, बतलाइए। हाँ। हाँ बोलिए, बतलाइए। हेलो। हाँ बतलाइए, सुन रहे। सर, अगर कोई जमींदार किसी को बास्केट पर्चा बना देता है तो वो भी तो भूदान में ही आता है ना सर? नहीं नहीं सर, बास्केट, हाँ समझ लिया जाए। बास्केट पर्चा बनाने का कोई प्रावधान भूतपूर्व मध्यवर्तियों के लिए नहीं है। वह अपनी जमीन पर में गैर मजरूआ मालिक जमीन पर में किसी को बसाता था, जमीन देता था बसने के लिए, वह उसको सेटल करता था वैसे जमीन। अब बास्केट पर्चा जब जमींदारी का एवोल्यूशन हो गया, जमींदारी के एवोल्यूशन की बात आई, तो सबसे पहले यह बात आई 1947 ईस्वी में बिहार प्रिविलेज पर्सन होमस्टे टेनेंसी एक्ट आया। देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला एक्ट यही है, द बिहार प्रिविलेज पर्सन होमस्टे टेनेंसी। इसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी आदमी किसी की रैयती जमीन पर में अगर बसा हुआ है तो वैसी स्थिति में उसको कम से कम 2 डिसमिल और अधिक से अधिक 14 डिसमिल जमीन, 14 डिसमिल जमीन उसको बसने के लिए दी जाएगी। तो वह अंचल अधिकारी को ही इस एक्ट के तहत शक्ति प्रदत्त किया हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी की रैयती जमीन में बसा हुआ है, वह भूमिहीन के श्रेणी में तो 1 एकड़ से और उसको आवासीय जमीन कोई दूसरा अल्टरनेटिव साइट नहीं है तो उसका वे बास्केट पर्चा देंगे, वह अंचल अधिकारी को पावर दिया हुआ है। और एक्स पावर था ही, वे अपनी जमीन पर में गैर मजरूआ मालिक जमीन पर में अगर किसी को बसाते थे तो उसको वे उसके नाम से सेटल कर देते थे। थैंक यू सर। और कोई उधर को एक आदमी और है, गैलेक्सी, बतलाइए। आपका नाम नहीं आ रहा है, बतलाइए। बिना नाम का नहीं आएगा। सर 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 हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज सर। हाँ बतलाइए। हेलो सर। हाँ नाम बतलाइए अपना, नहीं आ रहा है नाम। हाँ सर, हम संजय सुमन बोल रहे हैं। संजय सुमन। हाँ संजय सुमन जी बोलिए। जी सर, अगर कोई भूदान की जमीन दिया गया हो, अगर कोई कारणवश बंटवारा नहीं हो पाया हो, ऐसा भी केस है क्या सर? बंटवारा नहीं हुआ हो मतलब? भूदान की जमीन इनकेस कहीं छूट गया हो। हम आपके प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। भूदान की जमीन अगर मिली हुई है, वह संपुष्ट हो गया तो उसका वितरण गरीबों के बीच किया गया। अगर नहीं किया गया, हाँ नहीं किया गया तो भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से आप खाता खोलिएगा, खाता खोल देंगे। हाँ भूदान यज्ञ कमेटी को, अगर वह संपुष्ट हो गया है तब। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन और है सर। हाँ अगर भूदान की जमीन बंटने के बाद अगर उसके परिवार में 3 बच्चा है तो तीनों बच्चा को अलग अलग हम खाता उसको खोल सकते हैं? काहे नहीं खोल सकते? अगर मान लिया जाए भूदान की जमीन, मेरे फादर को 99 डिसमिल जमीन मिली, हम 3 भाई हैं तो 33 डिसमिल आप तीनों के नाम से खाता खोल दीजिए। अगर वो हाँ काहे नहीं, आराम से। जैसे पहले वाले उसमें भी कर सकते हैं, रेती वाले में भी ऐसी है, इसमें भी ऐसी। हाँ अगर कि मान लिया जाए आपसी सहमति है, आप तो वैसे पहले तो यह कोशिश करिएगा कि सब जमीन क्या दाखिल खारिज अपडेट हो जाए, रिकॉर्ड ऑफ
मतलब क्या कहते हैं आपका जो राइट है वह एक जमाबंदी पंजीबी है। सब जमीन का अगर दाखिल खारिज हो जाएगा तो आपको आसानी होगी खाता खोलने में। जिसके नाम से दाखिल खारिज हुआ है, जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है, उसके नाम से खाता खोलिएगा। जिन मामलों में मान लिया जाए हमारे परिवार में 99 डिसमिल जमीन है, हम 3 भाई हैं, तो 3 भाई बहुहिस्सा बराबर करके तो खुलता ही है। 35-37 डिसमिल जमीन का खाता खुल जाएगा। जी जी ठीक है। ठीक। और सर ये हाँ अब हम मान के चलते हैं कि आपको सब मतलब क्या कहते हैं भूदान यज्ञ एक्ट समझ में बात। अच्छा एक आदमी और है, अच्छा तो उनका पहले प्रकाश गुप्ता जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ प्रकाश जी। सर मैं बोल रहा था कि जब 1950 में जमींदारी का उन्मूलन हो गया, हाँ तो जितना सर जमीन था वो सब बिहार सरकार की हो गई, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बावजूद भी प्रकाश जी बिहार सरकार जमींदार बन गई। हाँ जमींदार बन गई सर। हाँ सर, तो उसके बाद भी जमींदार लोग कैसे मतलब भूमि को दान कर दिए? तो वही ना प्रश्न, इसीलिए एक सेक्शन जोड़ना पड़ा है कि वह उनको वह दान में देने का अधिकार नहीं था, लेकिन गैर मजरूआ मालिक जमीन को सरकार ने गरीबों के बीच बंदोबस्त किया है ना। हाँ तो लाइक वाइज उसको मान लिया गया कि अगर भूदान में मिल गया तो फिर अल्टीमेटली उसको तो गरीब को देना है, चाहे तो सर प्रश्न नहीं, तो जो दान करेगी तो बिहार सरकार न करेगी सर, जमींदार कैसे कर सकते हैं? जब उन्मूलन हो गया तो वो कैसे कर सकते मेरे हाँ यह नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ने इस एक्ट में एक सेक्शन जोड़ दिया गया कि तो नहीं, तो जो सर आपने सर बताया अभी कि 1954 के पहले 1954 तक अगर जमींदार अगर भूदान किए हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा। हाँ तो सर जमींदार का पावर तो 1985 में खत्म हो गया, तो 1954 तक आप क्यों लीड कर रहे हैं? हाँ अच्छी बात है। तो मेरा यह कहना है कि क्या कहते हैं अब हम एक्ट में जो बातें हैं वही ना आपको बतलावेंगे, उसके ऊपर जाके तो नहीं कुछ बतलावेंगे। अब यहाँ पर खामियां सर हमको सर ये दिख रही है। सुनिए ना हमारी। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा हम पढ़ के सुना देते हैं आपको सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 कहता है डोनेशन ऑफ लैंड बाय ए प्रोपराइटर or tenure holder after vesting of his estate or tenure in the estate under Act 1950। क्लियर है? अब कहता है कि हाँ when a proprietor or tenure holder whose estate or tenure has vested in the estate under the Bihar Land Reforms Act 1950 has made before the commencement of this act a declaration in writing purporting to donate Sri Acharya Vinoba Bhave any land comprised in such estate or tenure, such declaration shall be treated as Bhudan Yagya Dan Patra, and provisions of this act shall apply mutes mutendi in respect of land donated under Bhudan Yagya Dan Patra as they apply in respect of donation of land made after commencement of this act। अब यह कहता है कि अब एक्ट अगर कहता है कि इसको मान लिया जाए तो हम क्या कहें आपको? हम तो यही कहेंगे जो एक्ट कहता है कि मान लिया जाए। ठीक है सर, एक्ट कहता है कि मान लिया जाए सर, लेकिन जो पीछे जो पढ़ाया गया था हमको तो क्या पढ़ाया गया था कि 1950 के जमींदारी उन्मूलन के 50 जमींदार का पावर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सर ये दोनों तो फ्लक्चुएट कर रहा है। नहीं तो आपको हम क्या कहें कि यह जो एक्ट है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसका सेक्शन 23 को पढ़िए, एक हाई कोर्ट के जजमेंट को भी आपको मैंने पढ़ के सुनाया है। यह जो एक्ट है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है अदर एक्ट्स पर, यह अप्लाई करेगा। यह बिहार सरकार ने ही ना बनाया, सोच के बनाया। गरीबों को अगर मिल गई जमीन भूदान के तहत तो मान लिया जाए इसको। और सर एक और क्वेश्चन था सर कि आपने बोला कि भूदान एक ही जमीन को भूदान के तरह भी दान कर दिया गया, फिर से बोले कि सीलिंग एक्ट के तहत भी दान किया गया, तो भूदान को ही माना जाए। तो एक ही जमीन को दो तरह से दान कैसे हो सकता है सर? दो तरह से यह हो सकता है कि अगर मान लिया जाए किसी जमीन को किसी लैंडलॉर्ड ने दान में दिया और उस जमीन का वितरण कन्फर्मेशन होके वितरण हो गया। अब उस जमीन अब उसको अब सीलिंग एक्ट आपको पढ़ाया गया है? हाँ सीलिंग पढ़ाया गया है। तो अब आप जब सीलिंग एक्ट आया तो उसके बाद हर एक जमींदार का यह दायित्व जमीन होल्डर को, नोट जमींदार, जो जमीन होल्डर थे वे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हमको टोटल इतनी जमीन है, उसमें से हम अपने शेयर में इतना रखना चाहते हैं और इतना सरप्लस घोषित कर दिया जाए। तो अगर उन्होंने ऐसा किया कि जो जमीन दान में दे दिया उसको अपने डिक्लेरेशन में भी दे दिया, तो
जब हाँ। उन्होंने डिक्लेरेशन में दे दिया सीलिंग के तहत, तो उस जमीन का सीलिंग में एक्ट के तहत एक्विजिशन हो गया, अच्छा। अब उसका वितरण हो गया, तो एक ही हाँ। जमीन तो दो आदमी को बट गया। तो सीलिंग एक्ट में ही सेक्शन 3 है, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि अगर भूदान और सीलिंग दोनों अगर कंट्राडिक्टरी होगा तो भूदान विल प्रिवेल ओवर सीलिंग। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर कि एक्ट आने के बाद भूदान किए गए जमीन को सेक्शन 14 के तहत डील किया जाएगा। हाँ। और एक्ट आने के पहले दान किए गए जमीन को एक सेक्शन 15 के तहत डील किया जाएगा। हाँ हाँ। तो सर सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में सर डीलिंग का सर क्या प्रावधान है सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए सर, नहीं बस समझ पाया। डीलिंग इतनी ही बात है कि जब सेक्शन क्या होता है, जब कोई एक्ट आता है तो उसमें लिखा होता है कि इट विल कमेंस इमीडिएटली, अच्छा, या इट विल कमेंस एट वंस। जब कोई एक्ट आता है तो उसमें होता है जिस डेट को वह नोटिफिकेशन हुआ उसी डेट से ही प्रभावी हो गया। लेकिन भूदान में का मामला यह हुआ कि 1 सितंबर 1954 से यह प्रभावी हुआ। हाँ, प्रभावी हुआ। अब 1 सितंबर 1954 के पहले आचार्य विनोबा भावे को 2 लाख एकड़ जमीन दान में मिल गया था। मिल गया। तो अगर यह 1 सितंबर 1954 से प्रभावी माना जाएगा तो जो 2 लाख एकड़ जमीन पहले मिला उसका क्या होगा? तो अच्छा। इसी कारण से इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि नहीं, जो यह एक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रभावी होगा 1954 के। सर वो सब बात हम समझ रहे हैं कि दोनों को सर माना जाएगा। ठीक है। हमको सर सेक्शन 14 और सेक्शन 15 का सर वो डिफरेंस समझाइए सर। सेक्शन 14 और 15 में कोई विभेद नहीं है, बंटवारा वही उसी प्रक्रिया के तहत होगा जिसके तहत सेक्शन 14 में हुआ। सेक्शन 15 में जो दान में प्राप्त हुआ, मतलब क्या कहते हैं, इस एक्ट के आने के पहले जो दान में प्राप्त हुआ वह जमीन का भी वितरण उसी तरह होगा, चूंकि वह विनियमन में है, 1960 में विनियमन बना, वह दोनों ही जमीन के लिए है। वितरण के ग्राम सभा का आयोजन करके करना है, तो वह दोनों में प्रभावी है। लेकिन एक्ट आने के बाद जो जमीन आया उसका वितरण सेक्शन 14 के तहत, और एक्ट आने के पहले जो जमीन दान में मिले उसका वितरण सेक्शन 15 के तहत। तो बहुत साफ कर दिया है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहे, किसी कोर्ट में किसी को जाने का मौका न लगे, इसके कारण उसको क्लियर कर दिया है। थैंक यू सर। आगे बढ़िए। हाँ, ये कौन है? सुजीत जी। संजीत जी बोलिए। सर मेरे को कल जो चैप्टर पढ़ाया गया था उसके बारे में थोड़ा क्लियर बोलिए। भू वर्जन से, ये जो भू हदबंदी 1961 है इस भूमि वर्जन का, और जो भू वर्जन 2013 है, दोनों इक्वल है या डिफरेंस है? नहीं, ऐसा है ना कि पहले का जो एक्ट है ना वह तो मतलब क्या कहते हैं राज्य सरकार का एक्ट था, और यह 2013 का जो एक्ट है जो 1/1/14 से प्रभावी हुआ है वह भूवर्जन का एक्ट है केंद्र सरकार का, और इसकी नियमावली दिया गया कि हर एक राज्य अपना अपना बनावेंगे, उसके तहत राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाया। और आज के डेट में जिसका पंचायत आपको बतलाए होंगे कि यह इस एक्ट के प्रभाव में आने के पहले जिन मामलों में पुराने एक्ट के तहत पंचायत घोषित हो गया था उसमें मुआवजा की राशि पुराने दर पर दिया जाएगा, और जिन मामलों में पंचायत घोषित नहीं हुआ था वहां से लेकर और नया कोई मामला अगर आता है तो वैसे मामलों में नए जो एक्ट है उसके तहत जो 1/1/14 से प्रभावी हुआ है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दर है उसका 4 गुना मार्केट वैल्यू का, और शहरी क्षेत्र में मार्केट वैल्यू का 2 गुना। सर तो ये 1961 का अमेंडमेंट होगा ना 2013? नहीं, यह नया एक्ट है। ये नया एक्ट है जी। तो जो 1/1/14 जब पढ़ना रहेगा तो दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा ना सर? यह नया एक्ट है, और नए अब उसको आप पुराने एक्ट को भूल जाएंगे, इसलिए उसको उसी हद तक याद रखना है। कहा नहीं कि जिन मामलों में पंचायत घोषित हो गया था वे मामले पुराने एक्ट से कवर्ड होंगे, जिसमें पंचायत नहीं घोषित हुआ नए एक्ट से कवर्ड होंगे। सर ये जो कल पढ़ाया गया बहुत सारा एक्ट जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है पीडीएफ में, मैंने मेल भी किया है आज मॉर्निंग में 2013 भू वर्जन का, वो डिटेल में सर पीडीएफ उसका मिल जाता तो हम लोग को बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। नहीं ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक जी, कल हम लोग को बहुत कम समझ में आया, कल समझ में क्योंकि पूरा डिटेल में पीडीएफ और क्लास हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और हाँ सर, उसको भू वर्जन का सर कर दीजिए, और इसका डिटेल में सर पीडीएफ मिल जाता तो स्टडी। अच्छा ठीक है, उसको हम एक क्वेश्चन और सर मेरा। ठीक सर एक क्वेश्चन और है सर, ये जमींदारी कितने टाइप का होता है जो आप? नहीं, जमींदारी एक ही टाइप का जमींदार हुआ करते थे,
उस समय में वे जमीन का मैनेजमेंट उनके हाथ में हुआ करता था, उनको गैर मजरूआ मालिक जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति थी, उनको लगान वसूली वही करते थे। तो वे लगान की वसूली करके वे उनको पार्ट ऑफ द, चूंकि उनके मतलब क्या कहिएगा, उनका उन्होंने वे मेहनत करते थे तो पार्ट ऑफ द लगान उनको जाता था और पार्ट ऑफ द लगान सरकार को जाता था। जमींदारी तो अलग टाइप के नहीं थे, जमींदार तो जो एक्स लैंडलॉर्ड थे जितने नहीं, ये जो भूतपूर्व मध्यवर्ती है सर, बस वही एक्स लैंडलॉर्ड जो मैंने कहा, जमींदार। ओके। और सर जी, और सेक्शन 10 में एक है सर डोनेशन ऑफ लैंड वाला, उसमें मेंशन है कि खान एवं खनिज पदार्थ धारित करने वाली भूमि, जिसमें खनिज पदार्थ होने की जानकारी हो या अथवा नहीं हो, उसको डोनेट नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, वह इसलिए है, वो प्रिकॉशन है। सरकार उसको अपने पास, अगर मान लीजिए कोई रैयती जमीन है, मेरी जमीन है, और उसके अंदर में यह पता चलता है कि पेट्रोलियम का वह खान है, उसके अंदर में सोने का खान है, तो हम उस जमीन पर क्लेम नहीं कर सकते, वह सरकार की जमीन हो जाएगी। सर इसमें मेंशन है कि हमें पता ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा सर? तो अगर भविष्य में आज नहीं हो सकता है, अरे खान जो मिलता है वह एक ही बार मिल गया, बाद में नहीं डिस्कवरी होती है। अगर आज डिस्कवर होगा किसी जमीन के अंदर में सोने का खान है, तो वह राज्य सरकार की न जमीन हो जाएगी, उस पर से प्राइवेट अधिकार खत्म हो जाएगा, इसका यह मतलब है। लेकिन हमको पता नहीं ना सर करंट में। ठीक है वह, लेकिन यह प्रोविजन है भूदान एक्ट में भी और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो पढ़ावेगा उसके भी सेक्शन 4 में है, डिस्कवर्ड एंड नॉन डिस्कवर्ड, वहां भी यह है। अगर नॉन डिस्कवर्ड भी है, आज का एक जी आज के एक कंफ्यूजन था सर, आज हम लोग का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से ये खारिज दाखिल अधिनियम था। कोई बात नहीं, हम ही को खारिज दाखिल अधिनियम पढ़ाना है, कल हम पढ़ा देंगे आपको, कोई उससे क्या फर्क पड़ता है आज और कल। आज समझ लिए मेरा ही विषय है दाखिल खारिज भी, तो टुमारो आई विल डिस्कस। सर आपने यूट्यूब का भी वीडियो देखा है, यूट्यूब का वीडियो देखा सर, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो हम आपको कल दाखिल खारिज पर में चर्चा करेंगे। और तो कल सर जो क्विज का जो शेड्यूल है सर, जो कल का क्विज का शेड्यूल है, वो पोस्टपोन्ड हो रहा है या क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं, कल का शेड्यूल पोस्टपोन्ड है क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आप खारिज दाखिल सर कल पढ़ाएंगे, तो कल क्विज है 1 और 2 दोनों शिफ्ट में। हम 12 बजे से, यही 12 से 1:30 का मेरा समय रहेगा दाखिल खारिज, क्लियर है? दोनों शिफ्ट में सर क्विज दिया है, दोनों शिफ्ट में क्या शेड्यूल है हमको उन्होंने बतलाया है कि 12 बजे से 1:30 बजे तक हमको इंगेज करने के लिए बोला है, तो हम यही 12 से मतलब एक क्विज पोस्टपोन रहेगा। पर्सनल नहीं है, हम दूसरे जगह हैं, वहां से हम आते हैं तो ये क्लास लेने। नहीं अच्छी बात है सर हम लोग उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेगा, उसके लिए हम पूछ रहे हैं। तो वही खारिज दाखिल जो है ना, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, वह बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। जितना भी आप एक्ट पढ़िएगा, सर्वे सेटलमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्ट दाखिल खारिज है, ये समझ लीजिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। 2 अमेंडमेंट, एक उसमें 11 है और एक 2017 सब बतलावेंगे, सभी कुछ बतलावेंगे। जब दाखिल खारिज की चर्चा कल होगी तो दाखिल खारिज के बारे में सभी अमेंडमेंट की चर्चा करेंगे, सभी प्रोविजंस की चर्चा करेंगे, ठीक है? उसमें सर पूरा फुल टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल टाइम तो आज भी 12 से 1:30 था, तो उससे ज्यादा तक समय दिया है। कल सर अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ, लेकिन आपको सर्वे सेटलमेंट के ख्याल, भूअर्जन वाला, भूअर्जन से ज्यादा कहा नहीं कि आपको दाखिल खारिज जो एक्ट है वह आपको मतलब क्या कहते हैं 90% ऑफ द डिस्प्यूट जो होगा वह मतलब उसी से रिजॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर दाखिल खारिज अगर हो जाएगा तो जिसके नाम से दाखिल खारिज है, जमाबंदी चलती है, लगन रसीद करता है, आंख बंद करके आप उसके नाम से जमाबंदी खोलिए, उसके नाम से खाता खोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये भूअर्जन का एक दिन आप जब आएंगे अपने कैंप में, मतलब जब आप काम करने जाएंगे, हमने एएसओज को भी समझाया था कि आप कोशिश करिएगा अपने मतलब क्या अंचल अधिकारी जो आपके काउंटर पार्ट हैं, यू विल इम्प्रेस अपॉन योर अंचल अधिकारी कि आप दाखिल खारिज के जितने मामले हैं उसको क्लियर कर दीजिए, ताकि सर्वे सेटलमेंट का काम आसान हो जाएगा। दाखिल खारिज का काम जितना पेंडिंग रहेगा, सर्वे सेटलमेंट का काम उतना मतलब क्या कहते हैं उतनी